हाँ जी, गुड आफ्टरनून। क्या पढ़ रहे थे कल? अलवर पढ़ा था। सुनाओ देखे पुराना थोड़ा। सवाई जयसिंह का देवरी समझौते के अनुसार नया राजा कौन बनना चाहिए था? तो सवाई जयसिंह किसको बना के गया? तो ईश्वरी सिंह माधो सिंह के बीच पहले कौन सा युद्ध हुआ? राजमल के युद्ध में कौन जीता? उसने जीत की याद में क्या बनवाया? फिर उसके बाद कौन सा युद्ध हुआ? बगरू के युद्ध में कौन जीता? तो उसे कितने परगने मिले? बूंदी का राजा कौन बना दिया गया? मराठों को क्या मिला? हर जाने के लिए उन्होंने किसको परेशान किया? तो ईश्वरी सिंह ने। तुंगा का युद्ध कब हुआ? जयपुर का राजा कौन था? प्रताप सिंह। जोधपुर का राजा कौन आया था? इन्होंने मिलकर किसको हराया? मराठों का सेनापति कौन था? पाटन का युद्ध कब हुआ? जयपुर का राजा कौन था? जोधपुर का राजा कौन था? कौन से मराठा सेनापति से हार गए? डिबोई कहां का था? मालपुरा का युद्ध कब हुआ? जयपुर का राजा कौन था? जोधपुर से कौन आया था? कौन से मराठा सेनापति से हारे? हवा महल कब बनाया गया था? कौन वास्तुकार था? किस शेप में बना हुआ है? कितने मंजिल का है? मंजिलों के नाम बताओ। प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर। जो शरद मंदिर उस पर एक म्यूजियम बना हुआ, उसका नाम क्या है? प्रताप मंदिर है उसका नाम। इसमें कितनी खिड़कियां हैं? कितने झरोखे हैं? जिनका इस्तेमाल किस लिए किया जाता? रानियां वहां बैठ के तीज व गणगौर की सवारी देखा करती थी। उसके बाद में हम आगे पढ़ रहे थे कि प्रताप सिंह किस नाम से कविताएं लिखता था? ब्रजनिधि नाम से। उसके कविता के गुरुजी कौन थे? उसके संगीत गुरु कौन थे? चांद खान की उपाधि क्या थी? चांद खान ने बुक कौन सी लिखी? संगीत सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? देवर्षि बृजपाल भट्ट। कौन सी बुक लिखी गई? राधा गोविंद संगीत सार। कौन सा लोकनाट्य लोकप्रिय हुआ? किसको बुला के लाए? कहां से बुला के लाए? कौन सी कला का स्वर्ण काल था? इसके लिए किसकी स्थापना की गई? चित्रकार का नाम क्या था? किसके चित्र बनाता था? कितने कलाकार थे दरबार में? उनको क्या कहते हैं? गंधर्व बाईसिया। और इनके लिए क्या बनाया गया था? कौन सा राजा माइनर एज में राजा बनता है? तो उसका संरक्षक कौन बना? उसके पिताजी जयसिंह थर्ड की हत्या हुई तो मामला कौन सा चला था? मामले की जांच कौन कर रहे थे? किसको जनता ने मार दिया था? जॉन लुडलो कौन कौन से रीति रिवाजों पर रोक लगा देता है? कन्या वध और मानव व्यापार पर रोक लगा देता है। 57 की क्रांति में राजा ने किसका साथ दिया? तो अंग्रेजों ने क्या उपाधि दी? कौन सा परगना दिया? और कला के विकास के लिए किसकी स्थापना की गई? कब की गई? आजकल क्या कहते हैं उसको? कौन कौन से दो कॉलेज बनाए गए थे? किसने कहा था गर्ल्स स्कूल अलग से होना चाहिए? कांति चंद्र मुखर्जी। तो कब बनाया गया था गर्ल्स स्कूल? और यह राजस्थान की किसी भी रियासत का कौन सा ब्रिटेन का राजा आया था? एडवर्ड पंचम के स्वागत में कौन सा रंग करवाया गया? जयपुर को पिंक सिटी करने वाला बंदा कौन था? स्टेनले रीड ने अपनी कौन सी बुक में ऐसा कहा था? रॉयल टाउन्स ऑफ इंडिया में ऐसा कहा था। प्रिंस अल्बर्ट ने किसकी नींव लिखी थी? अल्बर्ट हॉल का वास्तुकार कौन था? अल्बर्ट हॉल के सामने कौन सा बगीचा बनाया गया? कौन सा थिएटर बनाया गया? कौन सी कला का विकास हुआ इस टाइम? ब्लू पोएट्री के लिए किसको दिल्ली भेजा गया था? चूड़ामन और कल। बब्बर शेर किसे कहा जाता है? और उसने बीएचयू को कितने रुपए दिए थे? नाहरगढ़ में कितने महल बनवाए थे? किसके लिए बनवाए थे? यहाँ जयपुर में कौन सा महल बनवाया था? मुबारक महल किसके लिए बनाया गया था? अतिथियों के लिए। कौन सी स्थापत्य कला बनाया हुआ है? कौन सी व्यवस्था की शुरुआत की थी? डाक व्यवस्था की। कब की थी? और ये राजस्थान की किसी भी रियासत में आजादी के समय जयपुर का राजा कौन था? आजादी के बाद उन्हें क्या बनाया गया? वो राजस्थान के पहले एवं उनकी रानी का नाम क्या था? वो राजस्थान की पहली महिला कौन सी पार्टी से चुनी गई थी? स्वतंत्र पार्टी से। कौन से चुनाव में? उन्होंने अपनी कौन सी आत्मकथा लिखी थी? अलवर में कौन से वंश का शासन था? कछवाहा। कौन से वंश का? कछवाहों की कौन सी ब्रांच थी? उनका संस्थापक कौन था? वो पहले कहां का सामंत था? कब अलग हो जाता है? कौन से मुगल बादशाह ने मान्यता दी? उसने अलवर पे कब्जा कब किया था? जाचक जीवन ने कौन सी बुक लिखी थी? बख्तावर सिंह किस नाम से कविताएं लिखता था?
बख्तेश और चंदर सकी कौन से युद्ध में अंग्रेजों का साथ देता है? लसवाड़ी के युद्ध में। किसके खिलाफ? तो अंग्रेजों के साथ संधि कब कर लेता हो? कौन से राजा के टाइम में अंग्रेजों ने अलवर का विभाजन कर दिया था? कौन सा टुकड़ा तोड़ा था? किसको दे दिया था? उसने कितने खंभों की छतरी बनवाई थी? उस छतरी को और क्या कहते हैं? ये मुसी महारानी कौन थी? विनय सिंह की रानी का नाम क्या था? उसके लिए कौन सी झील बनाई गई थी? उसे राजस्थान का क्या कहते हैं? अच्छा, पहले गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? जय सिंह ने किस किस को रुपए दिए थे? ये सनातन धर्म कॉलेज कहां पे था? और उसने चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस का नाम बदलकर क्या कर दिया? कौन सी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित किया? ऐसा और किसने किया था? किशन सिंह कहां के राजा थे? अच्छा, गांव के अंदर किसकी स्थापना की गई थी? और 10 दिसंबर 1903 को किस किस पे रोक लगाई गई? ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग आया तो क्या बनाया गया था? सरिस्का महल। कहां पे दंगे हो गए थे? उसके बाद राजा को कहां भेज दिया गया था? और पेरिस में राजा की आजादी के समय अलवर का राजा कौन था? किसकी हत्या में नाम आ गया था? लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बातें पढ़ी? 3 वंश पढ़ लिए हमने, एक गोहिल, एक राठौड़ और एक कछवा। लिखो चौहान वंश। चौहान वंश, चौहान डायनेस्टी। चौहानों का ना एक बहुत अच्छा सवाल ये बनता है, क्योंकि जो अभी तक हमने 3 वंश पढ़े, गोहिल, राठौड़, कछवाहा, ये थोड़े अपेक्षाकृत नए थे, या यूं कहिए कि 47 तक इनका अस्तित्व था सबका, है ना? 47 तक भी इनके राजा बन रहे थे। अब हम 3 जो वंश पढ़ेंगे, चौहान, परमार, प्रतिहार। कौन कौन से? ये थोड़े पुराने वंश है। पुराने वंश है तो इनके ऊपर ये भी फिर बातें हैं कि ये कौन थे, कहां से आए थे। तो चौहानों का जो सबसे अच्छा सवाल बनता है वो ये बनता है कि चौहानों की उत्पत्ति कैसे हुई। कौन सा सवाल बनता है? चौहानों की, हेडिंग डालो, चौहानों की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ चौहान्स। ओरिजिन ऑफ चौहान्स, चौहानों की उत्पत्ति। एक नंबर लगा के लिखो, अग्निवंशी। फिर मैं समझा दूंगा क्या है, आप तो लिखिए एक बार। अग्निवंशी। पृथ्वीराज चौहान का नाम सुना होगा? पृथ्वीराज चौहान के दरबार में एक राइटर थे, उनका नाम था चंद्रबरदाई। क्या नाम था? क्या नाम है? बोर्ड पे देख के नोट, चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई। क्या नाम है? चंद्रबरदाई। वास्तव में नाम चंद्रबरदाई नहीं है, वास्तव में इस बंदे का नाम था पृथ्वी भट्ट। क्या नाम था? तो कोई पूछेगा भाई चंद्रबरदाई का एक और नाम क्या था, तो क्या नाम था? पृथ्वी भट्ट। किसके दरबार में चंद्रबरदाई? पृथ्वीराज। तो पृथ्वीराज पे एक बुक लिखी, उस बुक का नाम है पृथ्वीराज रासो। क्या नाम बुक का? जैसे कल हम प्रताप रासो पढ़ रहे थे, वैसे इस बुक का नाम क्या हो गया? पृथ्वीराज रासो। किसने लिखी पृथ्वीराज रासो? चंद्रबरदाई का एक और नाम क्या है? पृथ्वी भट्ट। और चंद्रबरदाई अपनी इस बुक पृथ्वीराज रासो में लिखते हैं कि किसी समय आबू पर्वत पर, कौन से पर्वत पे? आबू पर्वत पर एक ऋषि रहते थे, उनका नाम था वशिष्ठ। कौन से ऋषि रहते? वशिष्ठ नाम के एक ऋषि रहा करते थे। हमने बीच में भी मैंने कभी यूं बातें की होगी कि पहले जो ऋषि मुनि रहा करते वो यज्ञ करते। क्या किया करते? यज्ञ करते। जब तक मूर्ति पूजा नहीं आई थी ना, तो भगवान को राजी करने का तरीका था यज्ञ। आज आपको करना हो भाई, आपको भगवान को राजी करना है कि प्री पास करवा दे, तो मूर्ति के आगे जाके हाथ जोड़ते हैं कि महाराज आपके मैं प्रसाद चढ़ा दूंगा, जैसे तैसे करके क्या करवा दो, करते हैं अपने। आज भगवान को राजी करने का अपना माध्यम क्या है? मूर्ति। क्या है? मूर्ति।
तो मूर्तियां तो आदमी बहुत बाद में बनाने लगा होगा। ये तो है नहीं कि मनुष्य सभ्यता का विकास और उसने मूर्ति बना ली, मूर्तियां बहुत धीरे धीरे बनी। तो जब तक मूर्ति पूजा नहीं थी तब तक भगवान को राजी कैसे करते थे? तो क्या क्या करते? यज्ञ। क्या करते? यज्ञ में आहुति देते हैं। क्या देते हैं? आहुति का मतलब होता है बुलाना, आहूत करना। आहूत करने का मतलब क्या होता है? देवताओं को बुलाते थे, हे देवताओं आओ ये काम करके जाओ, है ना? एग्जैक्टली तो ऐसा मानते थे कि यदि हम सही ढंग से यज्ञ करेंगे तो देवता को काम करना ही पड़ेगा। अब तो अपने ये कहते हैं ना कि भाई अपने तो भक्ति करो, भगवान फल देगा नहीं देगा वो भगवान पे डिपेंड करता है। वो कहते हैं भगवान पे थोड़ी, हम पे करता है। यदि हमने पूजा ढंग से की है तो भगवान को फल देना पड़ेगा। तो वो कहते हैं आहूत करते हैं हम तो भगवान को बुलाते हैं। तो यज्ञ क्या करते हैं? आज दिन तक करते हैं हम, आज दिन तक करते हैं। मैं कहता हूं आज भी गांव में बरसात नहीं होती, यज्ञ करते हैं। क्या करते हैं? कैसा भी यज्ञ करो। और 99.99% मामलों में ऐसा होता है कि बारिश हो जाती है। और हमें लगता है अरे यार ये वाला फंडा सही है, अगली बार फिर जब बरसात नहीं होगी हम वापस क्या करेंगे? हम वापस यज्ञ करते हैं। तो आज भी हम इन चीजों को मानते हैं। तो आबू में एक ऋषि रहते हैं, ऋषि का नाम क्या है? वशिष्ठ। और वो इस आबू पर्वत पर क्या करते थे? यज्ञ। अच्छा, यज्ञ में क्या जलानी पड़ती है? अग्नि। अग्नि जहां जलाते हैं उसको हम बोल सकते हैं अग्निकुंड। क्या बोल सकते हैं? अग्निकुंड हो गया ना, कुंड कुंड बना लिया, कुंड तो समझ गए, अग्निकुंड बना लिया, फायर अल्टार। तो अग्निकुंड हुआ करता था। अब एक दिन ऋषि अपना यज्ञ करने के लिए बैठे, यज्ञ करने के लिए बैठे। यज्ञ में क्या होगा भाई? लकड़ियां जलाएंगे, लकड़ियां जला के आंखें बंद करके मंत्र बोलो, आप यही किया जाएगा। और जैसे ऋषि ने अपने मंत्र बोलने शुरू किए, कुछ राक्षस कहीं से आए, कुछ बुरे लोग कहीं से आए, और यज्ञ की जो अग्नि जल रही थी उसमें पानी फेंक के चले गए। मतलब यज्ञ की अग्नि को बुझा दिया। ऋषि बेचारा वापस खड़ा हुआ, सूखी लकड़ियां लेके आया, वापस उसने जलाया, वापस मंत्र बोलने लगा। इस बार को धूल फेंक के चला गया। कभी गाय की हड्डियां फेंक के चले जाए, कभी गाय का खून डाल के चले जाए, और नहीं तो कोई ऋषि की गुदगुदी करके ही भाग जाए। कुल मिला के ऋषि बेचारे अपना यज्ञ कंप्लीट है। इस बार ऋषि को गुस्सा आया। इस बार ऋषि ने वापस यज्ञ की अग्नि को प्रज्वलित किया, और ऋषि ने हाथ जोड़े, हे भगवान ये कुछ राक्षस तुम्हारे यज्ञ को कंप्लीट करने नहीं दे रहे। हे अग्नि देवता, मैं चाहता हूं कि तुम्हारा यज्ञ कंप्लीट हो, इसलिए हे अग्नि देवता तुम योद्धा उत्पन्न करो। क्या उत्पन्न करो? वॉरियर्स, लड़ने वाले लोग, युद्ध करने वाले लोग उत्पन्न करो। और कहते हैं उस अग्नि से 4 योद्धा उत्पन्न हुए। कितने योद्धा उत्पन्न हुए? 4 योद्धा उत्पन्न हुए। हम ये मानते हैं चारों के नाम थे चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार्ष। क्या क्या नाम थे? चौहान, चालुक्य, परमार और किससे पैदा हुए चारों? अग्निकुंड। किससे पैदा हुए? अग्निकुंड। अग्निकुंड किसका था? यज्ञ का। यज्ञ कौन कर रहे थे? वशिष्ठ। कौन से पर्वत पे? तो कौन कौन से योद्धा उत्पन्न हुए? 4 योद्धा थे जिनके नाम क्या थे? चौहान, चालुक्य, परमार और। इन चारों का 4 कोनों में जाके खड़े हो जाओ। ये 4 कोनों में जाके खड़े हो गए। इस बार राक्षस जब यज्ञ को डिस्टर्ब करने के लिए इन चारों ने कूट पीट के भगा दिया। तो हम कहते हैं इन चारों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई। किससे हुई? इसलिए इनके नाम के साथ जुड़ गया अग्निवंशी। क्या जुड़ गया? ये थियरी देने वाला बंदा कौन है? या इसका एक और नाम क्या है? ऐसा वो अपनी कौन सी बुक में लिखते हैं? कौन से पर्वत पे? कौन से ऋषि क्या कर रहे थे? अग्निकुंड से कितने योद्धा उत्पन्न हुए? कौन कौन से? चौहान, चालुक्य, परमार और। इन सालों में थोड़ा कम हुआ है। किसी टाइम ये आरपीएससी और यूपीएससी का पेटेंट क्वेश्चन था कि इनमें से कौन से राजपूत वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई है? चौहान, चालुक्य, परमार, चंदेल। इनमें से कौन से राजपूत वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है? गोहिल, राठौड़, कछवाहा, परमार। है ना? तो ये 4 नाम याद रखने। कौन कौन से 4 नाम? लिखवा दूं? देखो, देखो, चंद ने अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासो में यह सिद्धांत दिया था। चंद की क्वेश्चन को पृथ्वी भट्ट लिखना। चंद ने अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासो में यह सिद्धांत दिया था। चंद delivered this theory in his book named Prithviraj Raso. Chand Bardai delivered this theory in his book named Prithviraj Raso. चंद बरदाई ने अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासो में यह सिद्धांत दिया था। चंद बरदाई delivered this theory in his book named पृथ्वीराज रासो. अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासो में यह सिद्धांत दिया था। यह सिद्धांत दिया था
लाइन चेंज करके लिखो। इस सिद्धांत के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, इस सिद्धांत के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, चार राजपूत जातियों की उत्पत्ति या चार राजपूत वंशों की उत्पत्ति, 4 राजपूत डायनेस्टीज वर ओरिजिनेटेड, चार राजपूत वंशों की उत्पत्ति, 4 राजपूत डायनेस्टीज वर ओरिजिनेटेड, वंशों की उत्पत्ति ऋषि वशिष्ठ के आबू पर्वत के यज्ञ के अग्निकुंड से हुई थी। ऋषि वशिष्ठ के आबू पर्वत के यज्ञ के अग्निकुंड से हुई थी। वर ओरिजिनेटेड फ्रॉम फायर अल्टार ऑफ यजना ऑफ आबू हिल ऑफ सेंट वशिष्ठा। ऋषि वशिष्ठ के आबू पर्वत के यज्ञ के अग्निकुंड से हुई थी। वर ओरिजिनेटेड फ्रॉम फायर अल्टार ऑफ यजना ऑफ आबू हिल ऑफ सेंट वशिष्ठा। ऑफ यजना ऑफ आबू हिल ऑफ सेंट वशिष्ठा। ऋषि वशिष्ठ के आबू पर्वत के यज्ञ के अग्निकुंड से हुई थी। चार राजपूत वंशों की उत्पत्ति ऋषि वशिष्ठ के यज्ञ के अग्निकुंड से हुई थी। नाम लिख लो चारों के, कौन कौन से? चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार। हाँ लिखो। 4 Rajput dynasties were originated from fire altar of Yajna of Abu Hill of Saint Vasishta. ऋषि वशिष्ठ के आबू पर्वत के यज्ञ के अग्निकुंड से हुई थी। क्या क्या नाम है चारों के? याद रखने वाली बात है, इन चारों के नाम याद रखने चाहिए, ऊपर नीचे लाइन हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। क्या क्या नाम है चारों के बताओ? चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार। उसमें भी मैं एक याद रखने वाली बात बताता हूं। ये बुक चंद्रप्रदाई लिखता है। बुक का नाम क्या है? पृथ्वीराज रास। किसका जिक्र है इसमें? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज कौन से वंश का है? तो इस बुक में ये भी लिखा हुआ है कि पहले 3 ही उत्पन्न किए थे, चालुक्य, परमार और प्रतिहार। पहले अग्निकुंड से 3 कौन कौन आए थे? उनसे पार नहीं पड़ी, इसलिए लास्ट में चौहान को लाना पड़ा। और उसने जाके भाई साहब बाद में राक्षसों को भगाया था। तो मुझे याद है एक बार आरपीसी का सवाल था कि अग्निकुंड में सबसे अंत में कौन उत्पन्न हुए थे? कौन हुए थे? क्योंकि किताब किसकी? चौहानों की। तो सर्वश्रेष्ठ कौन बताए जाएंगे? आपकी मान डाकण कुण कहे है ना। तो कोई पूछे कि अग्निकुंड में सबसे अंत में कौन आए थे, तो कौन आए थे? सिंपल सी दिमाग में बात रखने की, जब चौहान थ्योरी दे रहे हैं तो चौहान ही बताएंगे कि साहब हम ही थे जो कुछ करने वाले थे, बाकियों को ले आए थे। पर तो ज्यादा पारे। अब ये थियरी कौन दे के गया? चंदे बरदे। इसके बाद में जो अपने राइटर हुए, जैसे अपने एक जोधपुर में एक राइटर हुए थे मुहणोत नैणसी, पढ़ा था हमने? नैणसी पढ़ा था हमने? नैणसी ख्यात और मारवाड़ परगनारी विगत पढ़ा था। हम आगे जब मॉडर्न पढ़ेंगे ना, तब एक राइटर और पढ़ेंगे। अपने बूंदी में एक राइटर हुए थे, उनका नाम था सूर्यमल मिश्रण। क्या नाम था? क्या नाम बोलो देखे बोर्ड पे देख के। सूर्यमल नोट मिश्रण। चंद्रबरदाई नहीं, चंद्रबरदाई। सूर्यमल मिश्रण नहीं। तो कौन कौन 2 राइटर बताओ देखे। इन्होंने भी कहा कि भाई चंद्रबरदाई जो बात करके गया वो सही है। तो चंद्रबरदाई की बात का समर्थन कौन कौन करता है? लिखो, इसे में लिखो। मुहणोत नैणसी तथा सूर्यमल मिश्रण ने भी इस सिद्धांत का समर्थन किया था। मुहणोत नैणसी एंड सूर्यमल मिश्रण ऑल्सो सपोर्टेड दिस थियरी। मुहणोत नैणसी तथा सूर्यमल मिश्रण ने भी इस सिद्धांत का समर्थन किया था। मुहणोत नैणसी एंड सूर्यमल मिश्रण ऑल्सो सपोर्टेड दिस थियरी। सूर्यमल मिश्रण ने भी सिद्धांत का समर्थन किया था। कौन से सिद्धांत का? अग्निकुंड का सिद्धांत का दो या अग्निवंश का सिद्धांत का दो, एक ही बात है ना। अब कोई आपको यह पूछेगा इनमें से कौन से विद्वान व्यक्ति ने अग्निकुंड के सिद्धांत का समर्थन नहीं किया था? चंद्रबरदाई, मुहणोत नैणसी, सूर्यमल मिश्रण, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ऐसी कोई भी बात कहते क्या सिद्धांत है? अग्निकुंड का सिद्धांत। क्या सिद्धांत है? तो आपसे मेंस में भी पूछा जा सकता है अग्निकुंड के सिद्धांत के बारे में क्या जानते हो, बता सकते हो कि यह सिद्धांत चंद्रबरदाई या पृथ्वी भट्ट द्वारा अपनी कौन सी पुस्तक में दिया गया? पृथ्वीराज रासो। उसके अनुसार कौन से ऋषि यज्ञ कर रहे थे?
ऋषि वशिष्ठ। कौन से पर्वत पे? और उसके यज्ञ के अग्निकुंड से कितने राजपूत वंश उत्पन्न? कौन कौन से? इसका समर्थन किसने किया? एक तो मोहन और तो नैन्सी, और एक किसने किया? फ्री में कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे, आबू पर्वत पे कौन से ऋषि ने यज्ञ किया था? यज्ञ के अग्निकुंड से कितने राजपूत वंश उत्पन्न हुए थे? उन चार के नाम बताइए। यह सिद्धांत कौन सी पुस्तक में दिया गया था? इस पुस्तक के लेखक कौन है? इसका समर्थन करने वाले कौन कौन थे? प्री में भी पूछा जा सकता है और मेंस इंटरव्यू में भी तो पूछ सकते हैं। तो इंटरव्यू में आपसे पूछ ले कि अग्निकुंड के सिद्धांत के बारे में क्या जानते हो, बता दोगे? आप कह दोगे कि सर ये चंद्रबरदाई या पृथ्वी भट्ट ने अपनी बुक पृथ्वीराज रासो में दिया था, और इसके अनुसार आबू पर्वत ऋषि वशिष्ठ यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ का अग्निकुंड को राक्षस बार बार आके दूषित करके चले जाते, इसलिए यज्ञ की रक्षा के लिए 4 योद्धा उत्पन्न किए गए। उनके नाम चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार है। ऐसा माना जाता है कि इनमें सबसे अंत में कौन आए थे? चौहान। और इस बात का समर्थन और कौन कौन करते हैं, ये बताओगे? जैसे आपने आंसर दिया, अगले दिन का शाबाश, थू थू, अरे यार पूरा याद है, सब कुछ याद करके। पर मैं अभी देख रहा था कि तुमने बीएससी कर रखी है। तो आपने कहा जी सर, मैं मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री का स्टूडेंट हूं सर। या मैंने बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर, या वो सीबीजेड के अंदर मैंने ये सब कर रखा है। वेरी गुड, तुम साइंस के स्टूडेंट हो, बायोलॉजी के स्टूडेंट हो। जी सर। तुम्हें नहीं लगता कि अग्नि से आदमी पैदा नहीं होता? कोई एक्स वाई गुणसूत्र ऐसा भी कुछ होता है? साइंस नहीं पढ़ी तुमने? आप कहोगे हाँ सर, आज ही पढ़ा। तो सर ऐसा होता तो है। फिर यार तुम साइंस के स्टूडेंट हो कि इस थियरी में विश्वास करते हो कि अग्नि से कोई पैदा हो गया? और यदि अग्नि से कोई पैदा हो जाता है, फिर कश्मीर में फौजियों को मरवाने की क्यों आवश्यकता है? योगी आदित्यनाथ को कहो कि बाबा जी मुख्यमंत्री वाला पद छोड़ो, यज्ञ करो। समाचार आए कि कश्मीर में 4 फौजी शहीद, इधर मारे छींटे, 4 सैनिक पैदा, 4 सैनिक और भेज दिए जाए। इसके लिए हमें हमारे भाइयों को मरवाने की कोई आवश्यकता? वो क्यों वीरगति को प्राप्त हो, वो क्यों वहां पर शहीद हो? हम अग्नि से पैदा करते रहेंगे, अग्नि से पैदा कर करके वहां पर फौज भेजते रहेंगे। तो आप कहोगे हाँ जी सर, बात तो आपकी सही है। तो तुम्हें क्या लगता है फिर ये ऐसा क्यों लिखा है? हाँ सर, हिस्ट्री में फेंकी भी बातें हैं सर। होता है सर कई बार, अब झूठ है, क्या करे सर, पापी पेट का सवाल है। आरएस में सर अब यही है सर, आप तो जानते ही हो सर, मेरे से ज्यादा समझदार हो सर आप। मैं बोलना नहीं चाहता था, आपने बोल दिया, थैंक यू सर। ये जो आपने बताया, बाकी बात है सर, झूठी झूठी बातें हैं, नहीं कहना, ऐसा नहीं कहना, है ना। इतिहास की जो पुरानी कहानियां हैं वो संकेतों में समझाई हुई है। क्या समझाई हुई है? सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस है उनका, अलग वे के अंदर वो बातें की है। उन लोगों के बात करने का तरीका, उन लोगों के समझाने का तरीका अलग प्रकार से था। संभवतः ऐसा हुआ है क्योंकि भारत देश यज्ञ किया करता था, क्योंकि भारतीय संस्कृति यज्ञों में विश्वास किया करती थी। प्राचीन काल में भारतीय राजा महाराजा आपस में बहुत ज्यादा लड़ने लग गए थे, हर छोटी छोटी बातों के लिए उनमें युद्ध हो रहे थे। 2 बंदे आए, उनको बड़ा अजीब लगा, एक बुद्ध और एक महावीर। कौन कौन 2 बंदे? वो दोनों राजा के बेटे थे। और उनको लगा यार अपने तो मामा जीन, फूफा जीन, भाई साहब, चाचा जीन सब आपस में लड़ते हैं, कभी वो इसको मार देता है, कभी उसको मार देता है। और इसमें कितना नुकसान है, किसान खेती नहीं कर पाते, व्यापारी व्यापार नहीं कर पाता, साधारण आदमी जी नहीं पाता, महिलाएं बच्चे भुगतते हैं, जिनके घर में लोग वीरगति को प्राप्त होते हैं उनकी क्या दशा होती है। और ये हम सभी बंद करना पड़ेगा। उन दोनों ने अहिंसा का सिद्धांत दिया, बुद्ध भी यही बात कह के गए और महावीर भी। ऑब्वियस सी बात है कि उन्होंने सबसे पहले बात अपने घर वालों को समझाई होगी, अपने मामा चाचा फूफा को समझाई होगी। तो उनमें से खूब सारे जो उनके मामा चाचा फूफा राजा महाराजा थे, उन्होंने बात मानी भी होगी। 100 आदमी थे, 75 ने नहीं मानी तो 25 ने तो मानी होगी। तो उन 25 ने लड़ाइयां क्या कर दी होगी बंद। कहीं ना कहीं बुद्ध और महावीर की वजह से अहिंसा का प्रचार प्रसार बढ़ा, तो भारत में लड़ाइयां क्या हो गई। कई साल तक ये चलता रहा, ठीक था। हम एक ही संस्कृति को मानने वाले लोग थे, हमारे में लड़ाइयां इस वजह से थी कि कोई राजा कहता कि ये जमीन मेरी है तो जमीन के लिए लड़ाई कर लेते, ये टैक्स मैं लूंगा तो इसके लिए लड़ाई कर लेते। लड़ाइयों के कारण ये थे। मध्य काल में एक नई संस्कृति, एक बाहर से आई हुई संस्कृति हम पर दस्तक दे रही थी। अरब के लोग अपने इस तरफ आ रहे थे
और उनका और हमारी संस्कृति का आपस में कोई लेना देना नहीं था। हम मूर्ति पूजा करने वाले लोग थे, वो मूर्ति पूजा को हराम मानते थे। हम यज्ञ करने वाले लोग थे, वो यज्ञ में कोई विश्वास नहीं करते थे। हम गाय को माता मानते थे, वो गाय को काट के खा जाया करते थे। संभवतः ऐसे कुछ लोग हमारे यज्ञों में विघ्न डाल रहे हैं, ऐसे कुछ लोग हमारे मंदिर तोड़ रहे हैं, ऐसे कुछ लोग यहाँ पे गायों को काट काट के खा रहे हैं, ऐसे कुछ लोग महिलाओं बच्चों के साथ में बुरा बर्ताव कर रहे हैं। तो कोई एक ऋषि है जिसका नाम वशिष्ठ रहा होगा। नाम क्या रहा होगा? वो आबू पर्वत पे रहता होगा। उसने उन 4 लोगों को बुलाया होगा जो क्षत्रिय हैं, राजा हैं, पर अब लड़ाई झगड़ा ज्यादा करते। उसने उन 4 को बिठा के समझाया होगा कि पहले जब आपस की बात थी तो हमने लड़ाइयां बंद कर दी, लेकिन अब लड़ाइयां बंद करने से पार पड़ेगी। डांगर ने घिरे दकल्यां जद लाठाई खेत रुखाली जय। डांगर मतलब पशु, डांगर मतलब डांगर ने घिरे दकाल्यां जद। दकालना मतलब धमकाना, दकालना मतलब किसान अपने खेत में सो रहा है, एक पशु घुस गया तो किसान है ना दूर से पैर पटकता है कि भाग जाए। तो हिरण है, नीलगाय है, कोई गाय घुस गई, वो बाहर से पैर पटकने से चली गई, लठ लेके खड़ा हुआ और भाग गया तो ठीक है, वरना लठ मारता है। डांगर ना घिरे दकाल्या जद। यदि पशु धमकाने से बाहर नहीं जाए, लाठाई खेत रुखाली जाए, तो खेत की रखवाली करने के लिए क्या उठाने पड़ते हैं? अब हमारी पार नहीं पड़ेगी, हमें युद्ध करने पड़ेंगे। किसी ऋषि ने, उसका नाम वशिष्ठ रहा होगा, किन्हीं 4 लोगों को जिनके नाम चौहान, चालुक्य, परमार और युद्ध के लिए तैयार किया। किसके लिए तैयार किया? हमें इस बात को मानने में कतई कोताही नहीं है कि उन 4 ने, वो जो चौहान, चालुक्य, परमार, प्रतिहार थे, इस भारतीय सभ्यता और संस्कृति की रक्षा के लिए, उन यज्ञों को बचाने के लिए, मां बहनों की इज्जत को बचाने के लिए, उस गाय माता की रक्षा के लिए, उस धरती की रक्षा के लिए अपने जी जान की बाजियां लगाई। और अरब के लोगों से उस समय सबसे अधिक कोई वंश लड़े थे तो वो लड़ने वाले 4 वंश थे। कौन कौन से? कहानी इतना बता रही है कि ये 4 योद्धा है जो यज्ञों की रक्षा कर रहे हैं। किसकी रक्षा कर रहे हैं? यज्ञ में अग्नि अब तक बुझ रही है, यज्ञ की अग्नि को कोई जलाए रख रहे हैं, तो वो 4 कौन है? हमेशा मानते हो अग्नि की रक्षा कर रहे हैं, तो हमने अग्निकुंड का सिद्धांत दे दिया। हमने इस बात को जोड़ ऐसे दिया कि अग्नि से पैदा हुए ना। कहने का मतलब केवल इतना। फिर मैं एक और दूसरा बताऊं आप। अपने सुनते हैं कि किसी राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया। सुनते हैं क्या होता है अश्वमेध यज्ञ? घोड़ा छोड़ना है, जहां जहां हमारा घोड़ा जाएगा वो जमीन। तो यज्ञ करने की क्यों जरूरत है? यूं ही घोड़ा छोड़ दो भाई, जमीन जो जीतनी है। मैं एक राजा हूं और मेरे को ये वाली जमीन जीतनी है, तो मैं घोड़ा छोड़ दूं कि भाई घोड़ा इधर गया, इनमें से कोई लड़ लेगा तो ठीक है, ये वरना ये जमीन मेरी, ये लड़ लेगा तो जमीन मेरी, ये लड़ लेगा और हार गया तो ये जमीन भी मेरी। यज्ञ क्यों किया मैंने? अश्वमेध यज्ञ, खाली अश्व ही तो छोड़ना है, क्योंकि हम मानते थे कि जो भी काम किया जाए देवताओं के आशीर्वाद से किया जाए। और देवताओं को बुलाने का तरीका कौन सा? देवताओं को बुलाने का तरीका कौन सा? तो वो ऋषि जब इन 4 को तैयार कर रहा होगा, चौहान, चालुक्य, परमार, प्रतिहार को, इनको कहा जाओ लड़ो तुम जाके, भारतीय सभ्यता और संस्कृति की रक्षा करो, तो इन 4 ने भी कहा साहब कैसे पार पड़ेगी अपने? यार ये बाहर वाले शक्तिशाली पार कैसे पड़ी होगी? ऋषि ने कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हें देवताओं से आशीर्वाद दिलवाता हूं। देवताओं से क्या दिलवाता हूं? यज्ञ किया होगा। ये कॉन्फिडेंस का खेल है। मैं कहता हूं कई बार आपकी तैयारी अच्छी है, आप पढ़ रहे हैं, फिर भी आपको थोड़ा डर सा लगता है। इतने में कभी मम्मी फोन करके कहती है कि आज वो एक पंडित जी घर पे आए थे और उन्होंने कहा था तेरा इस बार आरएस में सिलेक्शन हो जाएगा। पंडित जी के कहने से नहीं होता, पर अपना कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आपने लगता है उसने बात कही, इसका मतलब कहीं ना कुछ डर के आगे जीत है। एक आप डरते डरते कोई काम करते हैं, एक अंदर आपके थोड़ा कॉन्फिडेंस होता है, तब आप काम करते हैं। अपनी तैयारी होती है, बहुत अच्छी तैयारी होती है, फिर भी हम एग्जाम देने जाते हैं, उस दिन देवता के हाथ जोड़ के जाते हैं। हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस फील करना होता है कि नहीं, बालाजी महाराज साथ में है, अपने को डरने की कोई आवश्यकता, बस इतना सा। ऋषि ने उन 4 को बिठाया होगा, उन 4 को बिठा कहा होगा देवता तुम्हारे साथ है, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता। देवताओं को बुलाने का तरीका कौन सा था? इसलिए यज्ञ की कहानी जुड़ी। यज्ञ में गाय का खून डाला जा रहा है, मतलब वो बाहर के लोग जो गाय को काट काट के खा रहे हैं, वो कहानी जुड़ी। 4 योद्धा लड़ नहीं रहे होंगे, उनको लड़ने के लिए प्रेरित किया होगा, कैसे न कैसे करके मोटिवेट किया होगा। बस ये यज्ञ की कहानी। यज्ञ की कहानी का मतलब कतई नहीं है यज्ञ के अंदर से लोग पैदा हो गए। यज्ञ की कहानी का मतलब केवल इतना है, यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं, रक्षा करने वाले 4 लोग हैं। यज्ञ का मतलब केवल यज्ञ नहीं है, यज्ञ का मतलब भारतीय संस्कृति है।
भारतीय संस्कृति का बाहर के लोग पतन कर रहे थे, बाहर के लोग तोड़ रहे थे, उसमें विघ्न डाल रहे थे, उसको पूरा नहीं होने दे पा रहे थे। उस यज्ञों को पूरा करने के लिए, उस संस्कृति को बचाने के लिए, उस धरती को बचाने के लिए एक ऋषि प्रयास कर रहा है। उस ऋषि के प्रयास में 4 योद्धा उसके सहायक है। उन 4 योद्धाओं के नाम क्या है? चौहान, चालुक्य, परमार और पल्ले पड़ी। तो अगला कभी आपसे कोई पूछ ले कि यार यज्ञ से कैसे उत्पन्न हो सकते हैं, आप कहना एग्जैक्टली सर, मैं इस बात में पूरी तरीके से विश्वास करता हूं कि यज्ञ से इस प्रकार से उत्पन्न नहीं होता है। कहानी का यहाँ पर सांकेतिक महत्व है, कहानियों के माध्यम से चीजें समझाई गई है। कितना है सर कि भारतीय संस्कृति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कोई एक ऋषि हमारे 4 योद्धाओं को मोटिवेट कर रहा है। वो 4 योद्धा हो सकते हैं पहले क्षत्रिय रहे हो, महावीर और बुद्ध के प्रभाव में लड़ाइयां छोड़ चुके हो। यह भी हो सकता है 4 बॉडी बिल्डर हो, जिम जाने वाले 4 जोरदार बंदे रहे हो, उनको कहा होगा तुम लड़ने के लिए जाओ यार। हो सकता है कुछ जनजातियां रही हो कि जंगल में कबीलों के सरदार रहे हो, उन कबीलों के सरदार को बुला के कहा होगा कि यार इस प्रकार से तुम लड़ो, वो लड़ने के लिए गए होंगे। पर कोई ना कोई 4 हमारे मजबूत पिलर है, 4 स्तंभ है, जिसको उसने बुला के समझाई, उन लोगों ने लड़ाइयां की। और हम देखते हैं कि इन सब की लड़ाइयां इन्हीं चीजों के लिए, भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए लोग सबसे अधिक लड़े थे। वो 4 लोग कौन कौन? क्योंकि इस कहानी को चौहानों ने बताया तो उन्होंने कहा इसमें सबसे जोरदार हम लड़े, है ना। मैं आगे बताऊंगा, आगे परमारों की कहानी सुनाऊंगा, तो परमार तो कहते हैं केवल हम लड़े, बाकी 3 थे ही नहीं। इनका बाकियों का लेना देना नहीं था, भाई साहब हम ही थे। और वो तो कहते हैं हमारा तो नाम इसीलिए, पर का मतलब दुश्मन, मार मतलब मारने वाला, दुश्मन को मारने वाला, पर मार, इसलिए हम परमार है। इन चालुक्य चौहानों की क्या इधर है, कुछ भी लेना देना नहीं है इनका। कहानी को अपने अपने हिसाब से प्रेजेंट किया जाता है, उन लोगों ने वैसे कर दी। पर ज्यादा पॉपुलर जो कहानी हुई कौन सी हुई? चौहानों वाली हुई ना, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो बहुत फेमस रही। हाँ, कौन कहता है कौन नहीं कहता, बैठ जा। अपने किताब में लिखा वो पढ़ना है, क्यों लोड लेना है, बस। चलो, तो कौन कौन से 4 है बताओ देखे? चौहान, चालुक्य, परमार और पृथ्वीराज। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे एक सिद्धांत तो कौन सा हो गया? अग्निवंश। पुराने लोग है, पुराना इतिहास, उसमें 100 प्रकार की बातें हो सकती है जी। अपने केवल दिमाग में उतनी रखने जितनी एग्जाम में पूछी जाती है, एग्जाम में इतनी पूछी जाती है। फालतू के दिमाग में वायरस डालने से क्या लेना देना है। दूसरा लिखो सूर्यवंशी। दूसरा सिद्धांत पढ़ते हैं सूर्यवंश। दूसरा सिद्धांत कौन सा? सूर्यवंश। ये ज्यादातर का है। आप इस कमरे में समेत मेरे हम जितने लोग बैठे हैं, अपने यदि अपने घर पे जाके पूछेंगे कि अपने कौन से वंश से बिलोंग करते हैं, अपने घर वाले 2 बात कहेंगे, आइदर सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। या तो हम अपने आप को सूर्य से संबंधित मानते हैं या किससे मानते हैं। इसलिए मैंने गुहिलों के बारे में भी लिखवाया था, गुहिल सूर्यवंशी हिंदू थे, बताया था। तो ये थियोरी बहुत पुरानी है। या तो अपने अपने आप को सूर्य से मानते हैं या किससे मानते हैं, चंद्र। तो चौहानों को भी खूब सारी किताबों में क्या लिखा हुआ है, वो कौन कौन से एविडेंस है जहां पर इनको सूर्यवंशी बताया, अपने इतना याद कर लेते हैं। मैं लिख रहा हूं, उतार लीजिए, फिर मैं एक एक समझा दूंगा।
साहित्य बुक, 3 किताबें हैं जो व्हाइट पेन से लिखी हुई, 3 बुक्स है। एक का नाम है पृथ्वीराज विजय, एक का नाम है हमीर महाकाव्य, एक का नाम है हमीर। हमीर पर साहित्य लिखा गया, हमीर रासो हो गया। हमीर पर एक बड़ी किताब लिख दी गई, बड़ी किताबों को महाकाव्य बोलते हैं। काव्य मतलब कविता, बड़ी कविता हो गई तो क्या हो गया, महाकाव्य। ऐसे पृथ्वीराज पर एक बुक लिखी, उसका नाम क्या हो गया, पृथ्वीराज विजय। किसने लिखी, कब लिखी, हम आगे पढ़ लेंगे, धीरे धीरे क्लास बढ़ेगी, दूसरी तीसरी क्लास में सारी बातें आ जाएगी। अभी के लिए इतना याद रखना, कौन कौन सी किताबों में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया, पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, हमीर रासो। दोबारा बोलो कौन कौन से। एक अभिलेख ऐसा लिखता है, कौन सा अभिलेख, विग्रह चतुर्थ का अजमेर अभिलेख। कौन सा अभिलेख, चौहानों की राजधानी थी अजमेर, यहां पर चौहानों का एक राजा बना विग्रहराज चतुर्थ। कौन बना, पृथ्वीराज चौहान का ताऊ। पृथ्वीराज चौहान तो जानते हो, पृथ्वीराज चौहान के ताऊ का नाम क्या था, उसने, आपने आगे पढ़ेंगे अभी दूसरी कल वाली क्लास में आ जाएगा, इसने अजमेर में एक संस्कृत की स्कूल बनवाई थी। मैंने बताया था कोई स्कूल, महल, माड़िया, मंदिर, मस्जिद, बावड़ी बनवाते उनके बाहर क्या लगवाते, अभिलेख। अजमेर में स्कूल बनवाई तो अजमेर में क्या लगवा दिया, अभिलेख। उसमें वो लिखता है कि मैं सूर्यवंशी हूँ। तो किसका अभिलेख, कौन से राजा का, विग्रह चतुर्थ का। कहां से मिला है, उसमें चौहानों को क्या बताया गया, अपने राजस्थान के सबसे अच्छे को हिस्टोरियन हुए तो वो कौन हुए, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। तो ये भी क्या बताते हैं, तो मुझे याद है एक बार तो स्पेशल मेंशन करके पूछा हुआ था कि गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने चौहानों को क्या बताया था, तो क्या बताया था। तो कौन कौन सी 3 किताबें, कौन सा अभिलेख, अजमेर अभिलेख, और कौन से राइटर, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। इन्होंने चौहानों को क्या बताया, सबने क्या बताया, सूर्यवंशी। चंद्रबरदाई क्या बताते हैं, अग्निवंशी। उनका समर्थन और कौन कौन कर रहे हैं, मूर्णोत नैणसी और सूर्य। मैं कह सकता हूं कि चंद्रबरदाई, मूर्णोत नैणसी, सूर्यमल मिश्रण तो बताते हैं अग्निवंशी। पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, हमीर रासो, अजमेर अभिलेख, गौराशंकर हीराचंद ओझा, ये क्या बताते हैं, कह सकते हैं आपने। अगला लिखो चंद्रवंशी। अब ये पुराने वंश है, इनके बारे में अलग अलग खूब सारी अलग अलग चीजें हैं। हालांकि अपने जब बेसिकली हिस्ट्री पढ़ते हैं तो अपने ओझा जी की बातों को ज्यादा मानते हैं, तो अपने सूर्यवंशी मानते हैं, भाई सूर्यवंशी वाला ज्यादा है, पर है क्वेश्चन सारे ही बनते हैं अपने। हरियाणा में एक जगह पड़ती है हांसी, कौन सी जगह, वहां से एक अभिलेख मिला है, उसमें चौहानों को क्या बताया हुआ है, क्या बताया हुआ है, चंद्रवंश, हांसी अभिलेख। आपको याद हो तो मैंने कुंभा पढ़ाया था आपको, तो कुंभा में मैंने बताया था कुंभा ने सिरोही में एक किले का पुनर्निर्माण करवाया था, कौन सा, अचलगढ़। अचलगढ़ में एक शिव जी का मंदिर है तो उसका नाम हो गया अचलेश्वर। क्या हो गया, वहां से एक अभिलेख मिला, उसमें भी चौहानों को क्या बताया गया, चंद्रवंशी। तो लिख लो हांसी अभिलेख और अचलेश्वर अभिलेख। मेरा ये बताया हुआ जिनमें स्वर लगता है वो सारे मंदिर किसके हैं, कौन कौन से 2 अभिलेख बताओ देखे। कोई पूछेगा आपसे हांसी अभिलेख तथा अचलेश्वर अभिलेख में चौहानों को क्या बताया गया है, चंद्रवंशी। अजमेर अभिलेख में क्या बताया गया, सूर्यवंशी। पृथ्वीराज रासो में क्या बताया गया, अग्निवंश। क्या बताया गया, याद रहेगा। तो कौन कौन से 2 अभिलेख बताओ। हांसी पड़ता है हरियाणा में, अचलेश्वर अचलगढ़ में, अचलगढ़ आपका सिरोही। कोई लिखने की आवश्यकता नहीं, कहां पड़ता है, आपने तो अभिलेख याद रखना। कौन कौन से 2 अभिलेख, आगे बार बार वापस आएगा, हांसी अभिलेख में 4 बातें और पढ़ेंगे अपने, पृथ्वीराज सेकंड पढ़ेंगे तब और पढ़ेंगे, वहां लिख लेंगे अपने। अब इसके बाद में 3 थियरी तो ये कहती है, एक कहता है चौहान अग्निवंशी है, एक कहते हैं चौहान सूर्यवंशी है, एक कहते हैं चौहान, अगला लिखो ब्राह्मण, कि चौहानों को ब्राह्मण मानते हैं कुछ लोग। ऐसा एक अभिलेख भीलवाड़ा जिले में एक जगह पड़ती है बिजोलिया, कौन सी जगह, बिजोलिया अभिलेख। तो हम पूरा लंबा सा पढ़ेंगे, पूरे 2 पन्ने भरेंगे बिजोलिया अभिलेख में। सिरोही में एक जगह पड़ती है चंद्रावती, एक वहां से एक अभिलेख मिलता है।
एक बुक है कायम रासो, एक हिस्टोरियन है दशरथ शर्मा। पढ़ा था ना दशरथ शर्मा का नाम तो हमने, जयत्र सिंह शासन काल मध्यकालीन मेवाड़ का। तो कौन कौन चौहानों को ब्राह्मण बताता है बताओ देखे? बिजोलिया अभिलेख, चंद्रावती अभिलेख, कायम रासो, दशरथ शर्मा। कौन कौन दोबारा बताओ? कायम रासो और शर्मा जी ने कहा कि चौहान भी शर्मा जी है ना। दशरथ शर्मा ने कहा कि चौहान भी सारे सारे क्या है। तो कौन कौन से चार बताओ देखे? बिजोलिया अभिलेख है ना। आपको सिंपल पूछेगा इनमें से कौन सा अभिलेख चौहानों को ब्राह्मण बताता है, फिर वो चार ऑप्शन दे देंगे आपको। हांसी अभिलेख, अचलेश्वर अभिलेख, अजमेर अभिलेख, बिजोलिया अभिलेख, है ना। इनमें से कौन सा इतिहासकार चौहानों को ब्राह्मण बताता है? तो देंगे गौरी शंकर हीराचंद ओझा, चंद बरदाई, मोहनोत नैणसी, दशरथ शर्मा। पहले पड़ गई बात। अच्छा मैं इस पे थोड़ी और बात करूंगा। जितने अपने राजवंश है, इन राजवंशों के बारे में एक थियरी ये है कि ये ब्राह्मण थे, कि जो राजपूत थे वो पहले ब्राह्मण थे। जैसे गोहिलों के बारे में कहा जाता है कि वो नागर नामक ब्राह्मण की संतान थे। किसकी संतान थे? आगे हम प्रतिहार पढ़ेंगे, प्रतिहारों के लिए कहा जाता है कि वो हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण की संतान थे। किसकी संतान थे? और चौहानों के बारे में तो बिजोलिया अभिलेख में आगे पढ़ाऊंगा तो अभी लिखेंगे, बाकायदा पूरा पूरा लिखता है कि वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है। कौन से गोत्र के ब्राह्मण है? और अभिलेखों में मेंशन किया उन्होंने, उसने कहा मैं वत्स गोत्र का ब्राह्मण हूं, हम नागर नामक ब्राह्मण की संतान है, हम हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण की संतान है। तो इसके आधार पर एक ये निकाला गया कि चौहान, गोहिल या जो प्रतिहार थे पहले क्या रहे होंगे? ब्राह्मण। बाद में राज करने लग गए होंगे तो क्षत्रिय हो गए होंगे, बाद में चेंज हो गया होगा उनका। पर अपनी हिस्ट्री को अब तक में जितने लोग समझा के गए उनमें सबसे अच्छा यदि किसी ने समझाया तो ओझा जी। तो ओझा जी बाद में इसका रीजन देते हैं। ओझा जी कहते हैं ना ऐसा नहीं है, ये लोग ब्राह्मण नहीं थे, ये लोग क्षत्रिय ही रहे होंगे। तो फिर इन्होंने ब्राह्मण क्यों लिख दिया? तो उन्होंने कहा यार थोड़ा नोटिस करो आप, चौहान ये नहीं लिख रहे कि हम ब्राह्मण हैं, वो कह रहे हम वत्स गोत्र के ब्राह्मण हैं। कौन से ब्राह्मण है? इसका मतलब चौहानों का गोत्र वत्स है। चौहानों का, तो फिर बात तो वही हुई। आपको जो चौहानों का गोत्र वत्स है, वो कहते हैं वत्स गोत्र का ब्राह्मण हूं, तो फिर वही करा। वो कहते वो पुनः कहते हैं कि नहीं। नॉर्मली आज के संदर्भ में, जब आज की तारीख में मैं आप तमाम लोगों से पूछूं कि आपका गोत्र क्या है, तो आप अपने सरनेम बताते हैं, है ना। अपने जो भी सरनेम पीछे लगे हुए उनको अपने क्या मानते हैं? अपना गोत्र। यही पूछते हैं छोटे थे तब से। मुझे याद है कोई पूछता कि तुम्हारी जाति क्या है, उसको जाति बताते। वो पूछता तुम्हारा गोत्र क्या है, उसको गोत्र बताते। तो गोत्र वही होते जो अपने सरनेम हुआ करते। पर वास्तव में हिस्ट्री की भाषा के अंदर गोत्र ये नहीं माने जाते। हिस्ट्री की भाषा में ये माने जाते हैं कि गोत्र ब्राह्मणों के होते हैं। गोत्र किसके होते हैं? ब्राह्मणों के होते हैं। और गोत्र की आवश्यकता आपको यज्ञ के समय पड़ती है। कब पड़ती है? जब भी कोई यज्ञ होता है, तो जब पंडित जी यज्ञ करवाते तब पंडित जी कहते कि आपका गोत्र बताइए, तो उस समय गोत्र की आवश्यकता पड़ती है। उस समय गोत्र जो पंडित जी यज्ञ करवा रहे हैं उनके जो गोत्र हुआ करते वो गोत्र अपने हुआ करते। तो कि जब चौहान ये कहते हैं कि हम वत्स गोत्र के ब्राह्मण हैं, तो चौहान वास्तव में ये बताना चाहते हैं कि हमारे यज्ञ करवाने वाला जो पुरोहित है उसका नाम क्या है, या उसका गोत्र है वो क्या है। इसलिए गोत्र ये होते हैं वत्स, गौतम, मानव, कश्यप, कोई आपका कण्व, जो ऋषियों के सोम, जो पुराने ऋषियों के जो नाम थे या पुराने जो ऋषियों के गोत्र थे वो अपने गोत्र है। आजकल जो हम सरनेम लगाते हैं ये अपने गोत्र, पर अब चूंकि अपने उनका प्रयोग करना ही बंद कर चुके हैं। पुराने वाली पीढ़ी को जरूर पता, अब वाली पीढ़ी को पता ही नहीं है। इसलिए मैं कई बार हंसता ही रहता हूं कि गांव के अंदर आज भी जब कोई शादियां होती है, जब दादाजी की उम्र के लोग दूल्हे को पकड़ के कहते हैं कि अंदर जाते ही फेरों में बैठते पंडित जी तेरे से पूछेंगे गोत्र क्या है बता, और वो अपना जो सरनेम है वो कहता है ये गोत्र है। दादाजी कहते हैं नहीं, वहां पर ये बताना है, वहां पर गौतम बताना है, बृहस्पति बताना है, वहां पे कण्व बताना है, वहां पर मनु बताना है, वहां पे कश्यप बताना है, वहां पे सोम बताना है, वहां पर वत्स बताना है। वहां जो गोत्र है वो ये बताए जाएंगे। अभी मैं थोड़े दिन पहले का एक एग्जाम्पल देता हूं। थोड़े दिन पहले मेरे वाला तो बहुत रिसेंट हो गया है ना। किसका? मैं गौतम गोत्र हूं, मैं गौतम हूं। तो पंडित जी ने पूछा तो वो बाकायदा वैसे ही बोलते हैं गौतम गोत्रे राजवीर नामे, है ना। वो कभी आप सुनना वो पूरा। अब किसका था? मोदी जी का।
संसद संसद वाला जब चल रहा था, तो नई संसद में आने के बाद मोदी जी ने यज्ञ करवाया था। वो वीडियो सुनिए आप। उसमें वो पंडित जी है, वो पूछ रहे हैं गोत्र, मोदी जी करें कश्यप। उसके बाद उसका मंत्र सुनिए, वो कहता है कश्यप गोत्रे नरेंद्र नामे दामोदर दास पिता नामे दिल्ली क्षेत्र संसद भवने। पूरा बोलता है संसद दिल्ली क्षेत्र के संसद भवन में बैठ के दामोदर दास के पुत्र नरेंद्र नाम के बंदे का, जिसका गोत्र कश्यप है, मैं उसके नाम से यज्ञ करने जा रहा हूं। इसलिए गोत्र जो होते हैं वो किसके होते हैं? ऋषियों। किसके होते हैं? ऋषियों के गोत्र होते थे। वो गोत्र उसके, अब फिर क्या होता था, कई बार मैंने ना इस पे कोरोना में खूब पढ़ा मैंने इस गोत्र वाले पे, तो मैंने नोटिस किया कि जैसे मेरा गोत्र गौतम है, लेकिन मेरे सरनेम लगाने वाले किसी का गोत्र कश्यप मिला मुझे, तो मुझे लगा ये कैसे? फिर इस प्रकार के लोगों का सबका तो गौतम होना चाहिए, फिर ये कश्यप कैसे मिल रहा है उधर, या ये चेंज कैसे हो रहा है? कुछ लोग इसी को ये बता रहे, इसी का ये बता रहे। ओझा जी ने पूरा डिटेल में रिसर्च पेपर लिखा उस पर। तो देख कई बार ऐसा होता था, अब भी ये होता है कि जैसे यदि पंडित जी समझदार है तो, है ना, आजकल तो कई बार पंडित जी भी समझदार नहीं होते, तो पंडित जी अड़मान 40 में बाद में कर लेते हैं पंचायती। यदि पंडित जी बेहद पढ़े लिखे, ज्यादातर अच्छे लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो आपसे पूछते हैं कि आपका गोत्र क्या है। अपने अक्सर जो अपने सरनेम होता है, भाई बंसल बता दिया, जो भी आपका मल्होत्रा जो था आपने बता दिया। पंडित जी वापस कहते हैं ये गोत्र नहीं है, गोत्र बताइए। आप बोले साहब नहीं पता, मुझे तो यही पता था। तो पंडित जी कहेंगे कि अब, पंडित जी क्या बीच में मंत्र आपसे बुलवाते हैं, तो कहेंगे अब जब आप मंत्र बोलो तो मेरे गोत्र का प्रयोग करना। मेरा गोत्र मनु है, मेरा गोत्र वत्स है। तो पंडित जी आप खुद का गोत्र देके आपसे वो यज्ञ करवाते हैं। यज्ञ में गोत्र ऋषियों के ही लिए जाते हैं। तो कई बार कोई ऋषि चेंज हुआ तो उनका गोत्र भी क्या हो गया, किसी क्षेत्र विशेष में रहने वालों का गोत्र अलग, दूसरे क्षेत्र में चले गए तो उनका गोत्र क्या हो गया। पर ये गोत्र होते ऋषियों के, इनका अपने से सीधा सीधा कोई लेना देना, और ऋषियों के होते हैं, इसलिए यज्ञ वगैरह में काम आते हैं। नॉर्मल जिंदगी में इनमें से कोई काम आता भी। मुझे याद है राहुल गांधी एक बार पुष्कर आए थे, 2019 वाले चुनाव से पहले की बात है। पुष्कर में पंडित जी ने यज्ञ करते समय पूछा कि गोत्र क्या? राहुल गांधी को क्या पता गोत्र क्या? और ऑब्वियस सी बात है कि भाई भाई राहुल गांधी के साथ एक समस्या यह भी तो है ना कि भाई उनका रूट लेवल से लेना देना नहीं रहा है, धरातल से लेना देना। भाई मोदी जी जैसे लोग एकदम रूट लेवल से गए हुए हैं, तो वो इन चीजों को समझते भी हैं। कोई इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हुआ वैसे लोगों के साथ रहा हुआ, वो क्यों जानेगा गोत्र क्या है? राहुल गांधी क्यों? अपने में से खूब सारे लोगों को नहीं पता हो, क्योंकि घर के अंदर ये बात नहीं सिखाई गई, तो अपने को सीधा से लेना देना नहीं। वो राहुल गांधी को मैं हमेशा कहता हूं कि हम दिल्ली में 2014 में आंदोलन कर रहे थे, और उस समय आंदोलन के टाइम में, वो उस टाइम आंदोलन हमारा हुआ, तो तब तो इतना वो सफल नहीं हो पाया। 2015 में पुनः मैं तो जयपुर आ गया था, कुछ साथी फिर वहां पर कर रहे थे। तो उस समय हमारी मांग ये थी एक बड़ी, कि पहले आईएएस में जनरल के लिए अटेम्प्ट होते थे 4, ओबीसी के लिए अटेम्प्ट हुआ करते थे 7। तो ये हमारी मांग ये थी कि अटेम्प्ट बढ़ाए जाएं, क्योंकि जब सी सेट आया था तो अचानक सी सेट लागू कर दिया गया, हमारे समझ में नहीं आया, तो हमारे 2 अटेम्प्ट बेकार चले गए। तो हमारे 2 अटेम्प्ट और दिए जाए, जनरल के लिए किए जाए 6 और ओबीसी के लिए किए जाए 9। सरकार के पास इधर उधर धक्के खा रहे थे, लेकिन सरकार ये अटेम्प्ट नहीं, ये 2014 की बात नहीं है, 2010 के आसपास की, 2012 की बात है, 2012 के आसपास की बात है, कि ये ऐसा ऐसा कुछ किया जाना चाहिए, हमारे अटेम्प्ट वगैरह बढ़ाए जाने चाहिए। तो उस टाइम कहते हैं कि कुछ जो साथी थे वो राहुल गांधी के पास चले गए, और राहुल गांधी के पास जाकर उन्होंने कहा कि भाई ये हमारा कुछ ऐसा ऐसा करना है। तो राहुल गांधी ने उनसे पूछा कि काम करता कौन है? मैं नहीं जानता। अब उस बंदे को ये नहीं पता कि अटेम्प्ट बढ़ाता कौन है, नहीं बढ़ाता, पर उसने करता कौन है? तो कहा यूपीएससी करती है। उस पीए को पासवर्ड कहा कि कौन मिला? उसका कि मैं ऑफिस जाऊं उससे पहले ये काम होना चाहिए। अटेम्प्ट बढ़ गए थे 2। वो रूट की बात नहीं जानता, पर वो ये जानता है। तो ये जो 6 अटेम्प्ट 9 अटेम्प्ट वाला, ये मेरे को याद है राहुल गांधी का उस टाइम का 2012 के आसपास में लड़कों ने जाके किया था, ये किया था। हमारे वाला बाद में सी सेट वाले मैटर के लिए हुआ था, उसी के अंदर कि भाई ये 2 अटेम्प्ट बढ़ा भी दिए, पर ये सी सेट वाला ये हमारे सही नहीं बैठ रहा है, उसके लिए किया जाए। तो फिर ये बीजेपी सरकार ने आने के बाद 2015 में हटाया था, वरना पहले सी सेट के पेपर के नंबर बढ़ा करते थे। जो बंदा जो बात जानता है उसी प्रकार से करेगा। तो यहाँ राहुल गांधी से पूछा भाई आपका गोत्र क्या है? तो नहीं पता। तो राजीव शुक्ला एक बड़े नेता है कांग्रेस के, जो आपके क्रिकेट वाले में दिखते रहते हैं, बीसीसीआई के उपाध्यक्ष या सचिव कुछ है। राजीव शुक्ला पास में बैठे, राजीव शुक्ला का दत्तात्रेय। क्या गोत्र है? दत्तात्रेय। तो अखबार में अगले दिन आया राहुल गांधी के गोत्र का पता चला, राहुल गांधी का गोत्र है दत्तात्रेय। एक तो नाम ही था टफ, दत्तात्रेय। राहुल गांधी ने भी पहली बार सुना कि मेरा गोत्र दत्तात्रेय है। थोड़े दिन बाद राहुल गांधी गए कोई केदारनाथ, वहां फिर कोई यज्ञ में बैठे। भाई पंडित जी जहां भी जाएंगे पूजा करते हैं, पूजा अपने आप में यज्ञ है ना, अपने अग्नि जलाई, अग्नि क्या है? यज्ञ। पंडित जी ने पुनः पूछा कि गोत्र क्या? भूल गया भाई।
ये पिछली बार किसी ने दत्तात्रेय बताया था तो वहां उसने नहीं बताया, अखबार में वापस लिखा 6 महीनों में भूल गए अपना गोत्र। पर ये तमाम कहानियां इस तरफ संकेत करती है कि गोत्र होते हैं, वो अपने सरनेम नहीं होते हैं, वो अपने ऋषियों के गोत्र हैं। तो ओझा जी कहते हैं कि जब चौहान ये कहते हैं कि मैं वत्स गोत्र के ब्राह्मण है या हम वत्स गोत्र के ब्राह्मण है, इसका मतलब वो ये बता रहे हैं कि हमारा जो ऋषि था, जो हमारे यज्ञ करवाता था, हमारा पुरोहित था, उसका गोत्र क्या है। और ये कुछ यूं मानिए आप कि आज भी कोई भी बंदा बड़े प्राउड के साथ कहता है कि मैं IIM अहमदाबाद से हूं, है ना। जो ये MBA किए हुए लोग होते हैं, IIT वाले लोग होते हैं, अलग बताते हैं ना। आप किसी को कि अच्छा इंजीनियरिंग करेंगे, होगा नहीं IIT, तो इस सामान्य वाले मत गिन, मैं उधर वाले में, वो डिग्री है ना उसकी, ये उनकी डिग्रियां थी। वो बताना चाहते हैं हमारे वाला ऋषि छोटा मोटा नहीं है भाई साहब। हमारे भाई ऋषि कौन होते थे? जिनको ज्ञान होता था, 4 वेद पढ़ रखे, 3 वेद पढ़ रखे, पुराण पढ़ रखे, वही तो है। तो चौहान जब कहते हैं वत्स गोत्र के, तो वो वास्तव में यही कह रहे हैं कि हम IIM अहमदाबाद से पास आउट है, छोटे मोटे इंस्टीट्यूट से नहीं निकले हुए। हमारे वाले इंस्टीट्यूट का नाम वत्स है, भले बड़ी बात। तो ये जब भी गोत्र की कोई बात आए तो याद रखना, गोत्र हमेशा किसके होते हैं? ऋषियों। किसके होते हैं? और फिर वो मैं एक हमेशा वो मेरे एक दोस्तों की कहानी सुनाता ही हूं कि मेरे 3-4 दोस्त, उस समय मैं दिल्ली से वापस आ गया था, वो दिल्ली रहा करते थे। मैं एक बार बीच में उनसे मिलने के लिए वापस गया, मैं 2-1 महीने वापस आ गया था। एक बार यूं बीच में उन्होंने कहा 2-4 दिन की छुट्टियां थी कि हमारे पास आ जाए इधर, तो मैं उनसे मिलने के लिए गया। तो मैंने देखा गया, अब उनके नए नए कुछ दोस्त और बने हुए थे, उन्होंने मुझे मिलवाया। तो वो जिस अपार्टमेंट में रहते थे उसके ठीक सामने अपार्टमेंट में कुछ SSC की तैयारी करने वाले लड़के रहते हरियाणा के, उनके साथ 2-3 UPSC की तैयारी करने वाले लोग रहते यूपी के। तो उन्होंने मुझे उन हरियाणा यूपी के कुछ लड़कों से मिलवाया। उसके बाद मैं वापस आ गया। एक यदि मूवी डायरेक्टर, आपने नाम सुना, अनुराग कश्यप। अनुराग कश्यप ने उन दिनों कल्कि कोचलिन के साथ शादी की थी। कल्कि कोचलिन जो फिल्मों की हीरोइन है, कल्कि कोचलिन, उसके साथ शादी की थी। केरला की, वो ईसाई है लड़की, कल्कि कोचलिन। कहते हैं उसने शादी की तो वो जो सामने यूपी वाले लड़के रहते थे, उनमें से कोई एक जो मेरे दोस्तों का दोस्त था, वो शाम को जब लाइब्रेरी जा रहे थे, वो बड़ा अपसेट। मेरे साथ वालों ने पूछा, अरे तेरा क्यों मुंह लटका हुआ है, क्या हुआ, कोई दिक्कत है, घर पे कोई टेंशन हो गई और कोई बात है, बता हमें। तो नहीं नहीं यार, मेरे को फैमिली प्रॉब्लम। क्या अभी कोई ट्रेजेडी हो गई, कोई कैजुअलिटी हो गई, क्या बात है, कोई बीमार से हमारे, बता यार, बताएगा तो बातें हल्की हो जाएगी, बताएगा तो क्या पता हमको सॉल्यूशन दे दे। तो उसने कहा वो हमारे भैया ने इंटरकास्ट कर लिया। तो क्या यार, मध्यम वर्गीय परिवार में तो बड़ी बात हो जाती है इंटरकास्ट। क्या आप कर लिया तो कर लिया यार, मॉडर्न जमाना है, उसके अंदर अब क्या है, क्या करते हैं तुम्हारे भैया? का भैया तो हमारे फिल्में बनाते हैं, डायरेक्टर हैं। अब यूं कोई कहता अपनी रुचि और जागती है कि यार भैया, तो फिर कौन 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 सी फिल्म बनाई तुम्हारे बहन? क्या नहीं जानते क्या अनुराग कश्यप हमारे भैया है? उनका अनुराग कश्यप तेरा भैया है। तू नाम क्या क्या लगाता है? ठाकुर। उसके नाम क्या क्या? कश्यप। तू क्षत्रिय, वो ब्राह्मण है। क्या ठाकुर तो सरनेम है हमारा, गोत्र तो कश्यप है। अपने वाली थियरी के अनुसार अपने वापस कहे कि गोत्र अलग अलग होते हैं क्या? हमारा गोत्र भी है, सरनेम भी है। नहीं, ऐसे थोड़ी ना होता है, गोत्र तो अलग होता है ना। तो भैया गोत्र लगा लिए, हमारे नाम के आगे भी कश्यप लग सकता है क्योंकि हमारा गोत्र है। पर स्कूल में गुरुजी ने ठाकुर लिख दिया तो हम ठाकुर लिख रहे हैं। हमारे वालों ने उसको मजाक में छोड़ दिया। उल्टा अब आते जाते उसे और पूछ लेते, और भाभी साहब की मूवी आ रही है कि नहीं आ रही, भाभी साहब की मूवी आ रही हो तो देखने के लिए चले। पर वो वापस उनको जब भी वो छेड़ते तो वापस उनको कहता है कि हम कह रहे हैं भयंकर दबाव है भैया पर, बाबा धमकी दिए हैं कि यदि गांव के अंदर आ गए तो टांगे तोड़ देंगे। गांव में देवी के मंदिर में तो हम ईसैया को चढ़ने नहीं देंगे। ईसाई है वो, ईसैया को भाई देवी देवता के धोख लगाने के लिए जाओ तो उसमें तो हम साथ में आने उनको नहीं देंगे। थोड़े दिनों बाद अनुराग कश्यप का उससे तलाक हो गया। 1.5 साल वो शादी चली थी। वो लड़का मेरे दोस्तों के पास मिठाई लेके आया, हमने कहा था ना सासल प्रेशर नाम की भी तो कोई चीज होती है, और तलाक हो गया है, अब छोड़ दिए हैं उसको। मेरे दोस्तों ने वापस कहा सच में तेरे भैया? उसने कहा हाँ, मेरे परिवार में रिलेशन के अंदर मेरे ताऊ जी लगते हैं, उसके उनके दादाजी मेरे दादाजी आपस में भाई है, उस प्रकार से हम नजदीक है थोड़े। शाम को मेरे उन दोस्तों ने मुझे फोन किया कि यार ये बात तो देख हंसी वाली सी, ये बात है, पर ऐसे कैसे हो सकता है? वो कह रहा है कि मेरा गोत्र है। मैंने उनको वापस उस दिन कहा कि यार ओझा जी का पूरा रिसर्च पेपर है इस पे कि गोत्र अपने सरनेम नहीं होते हैं, गोत्र वो होते हैं। इसलिए यूपी साइड में खूब सारे कोई क्षत्रिय मिल जाएगा आपको, या वो कोई वैसे मिल जाएगा, किसी दूसरी जाति का मिल जाएगा, उनके सरनेम मिलेंगे वत्स, आपको लगेगा ब्राह्मण है।
नहीं है। उसका कश्यप मिलेगा, वो नहीं है। सोम मिलेगा, वो नहीं है, क्योंकि अपने गोत्रों का प्रयोग कर रहे हैं। हम इधर छोड़ गए, इसलिए अपने ये बात ना तो समझ आती है ना अपने ये लगाते हैं। आज भी घर पे जाके दादाजी की उम्र के जो लोग हैं उनसे जाके पूछना गोत्र क्या है, वो आपको अलग बताएंगे। वो आपको जो भी उस समय के ब्राह्मणों के जो भी सरनेम थे, उस समय ऋषियों के जो सरनेम थे, ज्यादा अच्छा शब्द ये होगा, वो आपको बताएंगे। बोले बड़ी बात है। तो चौहानों को ब्राह्मण बताने वाले अभिलेख कौन कौन से हैं? बिजोलिया अभिलेख और चंद्रावती। बुक कौन सी है? कायम रासो। कौन सी बुक है? अरे कायम रासो बुक की तो और गजब की बात मैं अभी बता देता हूं आपको। कायम रासो बुक जो लिखने वाले हैं, उन राइटर का नाम है न्यामत खान। क्या नाम है? न्यामत खान। या ये एक नाम से लिखते थे, जान कवि। किस नाम से लिखते थे? जैसे हमने पढ़ा कि ब्रज निधि से लिखते थे, जैसे हमने पढ़ा कि बख्ते एवं चंद्र सखी नाम से लिखते थे। न्यामत खान साहब कोई भी कविता लिखते नीचे लिख देते जान। ठीक इसकी यही जाने, पर नीचे लिखते क्या थे? हमेशा जान लिखते। तो न्यामत खान किस नाम से लिखा करते थे? जान। कौन सी बुक लिखी? कायम रासो। कौन सी लिखी? एक लोक देवता का नाम सुना आपने? गोगा जी। गोगा जी नाम सुना? चूरू जिले में एक गांव पड़ता है, उस गांव का नाम है ददरेवा। क्या नाम है? गोगा जी ददरेवा के चौहान थे। गोगा जी ददरेवा के राजा थे। गोगा जी ददरेवा के चौहान राजा है। गोगा जी की पीढ़ी में उनका बेटा, पोता, पड़पोता, सड़पोता, लड़पोता, लड़सड़, खड़पोता, खड़सड़ पोता राजा बनेंगे। गोगा जी की 14वीं पीढ़ी के अंदर वहां पर एक राजा बनते हैं ददरेवा के, जिनका नाम था करम सिंह चौहान। क्या नाम था? फिरोज तुगलक का भारत में शासन काल था। करम सिंह जी चौहान जो थे, उन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया। और करम सिंह जी ने जब इस्लाम स्वीकार किया तो उन्होंने अपना नाम रख दिया कायम खान। क्या नाम रख दिया? कायम खान साहब के आगे जो वंशज हुए वो कहलाए कायम खानी। क्या कहलाए? कायम खानी मुसलमान है। कायम खानी मुसलमान सारे के सारे गोगा जी के वंशज हैं। इसलिए कायम खानी मुसलमान सारे के सारे गोगा जी के धोख लगाते हैं। आप और मैं गोगा जी की इसलिए जाते हैं क्योंकि सांप से डर लगता है, क्योंकि गोगा जी सांपों के देवता है। गांव में कहते हैं कि गोगो जी क्यों धोखो, सांप हूं डरता। सांप से डरते हो इसलिए गोगा जी की क्या लगाते हो? दो। कायम खानी गोगा जी की इसलिए जाते हैं क्योंकि गोगा जी उनके दादा है, उनके फोर फादर है, उनके दादाजी है। उन कायम खानियों को एक राज्य मिला, उनका ठिकाना था, वो राज करते थे बाद में, वो था फतेहपुर। सीकर में जगह पड़ती है फतेहपुर, ये फतेहपुर कायम खानियों का ठिकाना था। इस कायम खानियों के ठिकाने फतेहपुर के अंदर एक राजा हुए जिनका नाम क्या है? न्यामत खान। क्या नाम है? न्यामत खान साहब अपनी हिस्ट्री लिख रहे हैं, कायम खानियों की हिस्ट्री लिख रहे हैं, इसलिए बुक का नाम है कायम रासो। क्या नाम है? वो लिखते हैं कि हम कायम खानी है। क्यों? क्योंकि हमारे एक पूर्वज का नाम क्या था? कायम खानी। लेकिन हमारा वह पूर्वज जिनका नाम कायम खानी था, इससे पहले उनका नाम था करम सिंह चौहान। क्यों? क्योंकि वो पहले चौहान थे, वो गोगा जी के वंशज थे। फिर वो और पीछे जाते हैं, वो कहते हैं हम चौहान वत्स गोत्र के ब्राह्मण हैं। किताब कायम खानी मुसलमानों की, गोत्र वत्स बता रही है। आप पीछे रूट में कहीं ना कहीं जाओगे तो चीजें तो जुड़ेगी आपके जाके। आई समझ में बात? तो कायम रासो के कोष्टक में लिख लो न्यामत खां, इस बहाने राइटर का नाम यही याद हो जाएगा। न्यामत खां या जान कवि दोनों लिख लो अपने। इसलिए कभी आप नोटिस भी करना, आप कभी कायम खानियों के नाम देखना, अब जाके फिर भी थोड़े से यूं चेंज मिलेंगे। बाकी कायम खानियों के एक पीढ़ी पहले तक नाम थे भंवरू खां, कालू खां, राजू खां। है मुस्लिम लेकिन नाम सारे के सारे हिंदू। लड़कियों के नाम मिलते, महिलाओं के नाम मिलते भंवरी, विमला, कमला, इस प्रकार के नाम। आप नाम को देख के आपको लगेगा हिंदू है, पर आप वैसे देखोगे तो क्या है? मुस्लिम। कारण वही कि थोड़ी पीढ़ी पहले वो चेंज हुआ था। आपने अपना पूजा पद्धति चेंज कर दी, आप कल्चर चेंज नहीं कर पाएंगे, है ना? आप पहले मंदिर जाते थे, मंदिर की जगह आप मस्जिद जाने लग गए, आपने पूजा का तरीका बदला है, आप कल्चर को पूरी तरीके से चेंज नहीं कर पाएंगे। भाई सिंपल सी बात है, मैं आज राजवीर हूं, मैं शाम को जाके ईसाई बन जाऊं, रोजर हो जाऊं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरी कल्चर चेंज हो जाएगी। नहीं, मैं ये ही रहूंगा, मैं जैसी बातें करता हूं वो ही बातें करूंगा। 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी बाद में जाके मेरे परिवार में डिफरेंस देखने को मिलेगा, तब तक नहीं मिलेगा। वो कायम खानियों के अंदर है। कायम खानी उस टाइम पहले जब चौहान रहे होंगे तो फौज के अंदर थे, राजा थे। इसलिए आज भी आप झुंझुनू सीकर के कायम खानियों के गांव देखेंगे, फौज से भरे पड़े हैं। आज भी आप झुंझुनू सीकर के यदि गांव देखेंगे कायम खानियों के, हर गांव के अंदर शहीद है।
सिंगल गांव नहीं मिलेगा इसमें इंडियन आर्मी में कायम खाने कोई शहीद नहीं हुआ। आप तो कभी जो राजस्थान को परमवीर चक्र, महावीर चक्र, शौर्य चक्र मिले हुए इनकी लिस्ट पढ़ना, उनमें कायम खानियों के नाम बहुतायत से देखेंगे आप कि महावीर चक्र 3-4 लोगों को महावीर चक्र मिला हुआ है, कोई दूसरे मेडल मिले हुए उनके अंदर। क्योंकि आपका व्यवसाय चेंज थोड़ी हो सकता है। मैं आज पढ़ाता हूं तो मैं यदि धर्म चेंज कर लूं तो पढ़ाना बंद थोड़ी हो। पिताजी फौज में थे, धर्म चेंज हो गया, धर्म चेंज होने के बाद बेटा भी किस में जा रहा था? फौज, परंपरागत तरीके से बाद में भी फौज में जा रहे। शेखावटी साइड में वैसे भी फौज में ज्यादा जाते हैं, तो ज्यादा हर जाति के लोग ही फौज में शेखावटी में खूब मिलेंगे। उनका धर्म चेंज हुआ लेकिन फिर भी फौज वाला जो उनका धंधा था वो छूटा नहीं, तो उधर बाद में भी वो जाते रहे। तो मैं एक क्लास में, किसी एक क्लास में, तो मुझे याद है 2015-16 में किसी क्लास में पढ़ा रहा था, तो मैंने कहा भाई कायम खानियों के नाम होते हैं राजू खां, कालू खां, बहरू खां। आप यदि कायम खानियों की किसी शादी में चले जाएं तो आपको यूं लगेगा आपको टिपिकल राजपूतों की शादी के अंदर है कि जितने लोग हैं सारे के सारे केसरिए साफे बांधे हुए, जितनी महिलाएं वो राजपूती पोशाक पहने हुए, और आपको लगेगा कि नहीं कि यार हिंदू मुस्लिम जैसा भी यहाँ पर कुछ आपको दिखाई दे रहा है, धर्म का कोई भी चेंज दिखाई दे रहा है। तो एक लड़की खड़ी हुई, उसने कहा सर राजू खां, बहरू खां, कालू खां, आप थोड़े आगे निकल गए। मैं कायम खानी मुसलमान हूं, मेरे दादाजी का नाम है ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान। ये तक चेंज नहीं हो पाया। इसलिए पूजा पद्धति चेंज होने से आपकी कल्चर कभी भी चेंज, कल्चर धर्म पे डिपेंड नहीं करती, कल्चर क्षेत्र पे डिपेंड करती है। इसलिए पाकिस्तान पूरा का पूरा पंजाबी बोलता है। पाकिस्तान के सारे लोग क्या बोलते हैं? अपने को नॉर्मल पूछे अपने लिए उर्दू बोलते होंगे? नहीं बोलते, क्योंकि पंजाब का विभाजन हुआ, पंजाब वाले उधर गए तो उन ज्यादातर लोगों की भाषा कौन सी है? पाकिस्तान के साथ तो बहुत बुरा हुआ बेचारे के साथ। विभाजन हुआ 2 राज्यों का, पंजाब और बंगाल। बंगाल का बन गया बांग्लादेश, पंजाब का बन गया पाकिस्तान, जिसको हम बोलते हैं। मांग करने वाले जो नेता थे पाकिस्तान की, वो थे यूपी के मुसलमान। वो गए नहीं, गए पंजाब वाले। नेता तो चले गए, सामान्य जनता बेचारी कैसे जाती? तो यूपी की सामान्य जनता यहीं रही। जनता गई पंजाब की, नेता गए यूपी से। इसलिए उन नेताओं ने जाके कहा कि पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू होगी, इसलिए पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू है। पूरा पाकिस्तान उर्दू पढ़ता है, बोलता नहीं। आप शोएब अख्तर के, वसीम अकरम के, अभी ये देखो आपका वर्ल्ड कप चल रहा था तो पाकिस्तान का बहुत प्यारा शो आता था, द पेविलियन। आप यूट्यूब सर्च मारना, उनका क्रिकेट पे एक बहुत अच्छा शो, बहुत अच्छा बेहतरीन, मतलब इतना अच्छा डिस्कस करते थे, द पेविलियन नाम से। वसीम अकरम, मोइन खान, शोएब मलिक, मिसबा उल हक, फखर आलम नाम करके उनके एक एंकर है, वो बैठते थे। उसमें वो या तो बोलते हिंदी या बोलते पंजाबी, उर्दू दूर दूर तक नहीं है। सारे के सारे पंजाबी की डायलॉग, क्योंकि उनकी भाषा ही कौन सी है? पंजाबी है उनकी, क्योंकि वो कौन से क्षेत्र से गए थे? पंजाब। इसलिए भाषाएं, आपकी संस्कृतियां आपके धर्म पे डिपेंड नहीं करती, किस पे करती है? भाई मेरी प्राइमरी एजुकेशन, मेरी 10th तक की एजुकेशन हुई है, वो उस इलाके से हुई जिस गांव के अंदर या तो सिंधी मुसलमान थे या सिख रहते थे। हिंदू वहां पर थे तो बहुत बाहर एकदम खेतों के अंदर रहा करते। इसलिए 5th क्लास तक मेरी घर से बाहर या तो सिंधी बोली हुई या पंजाबी बोली हुई। घर में आने के बाद मम्मी पापा से जरूर अपने वाली मारवाड़ी बोलते थे, बाकी बाहर तो उन वाली बोलते थे। इसलिए मैं अब भी कई बार कहता हूँ, मेरे से अब भी खूब सारे वर्ड ऐसे हैं जो राजस्थानी वाले और हिंदी वाले बोले नहीं जाते, वो या तो सिंधी वाले निकलते हैं या पंजाबी वाले निकलते हैं। मेरे से आज भी नहीं कहा जाता किसी चीज को उठा ले, मैं भी कहता हूँ चक ले, क्योंकि पंजाबी में कहते हैं चक दे इंडिया। मेरे से आज भी दीवार को भींत नहीं बोला जाता, मेरे से मैं आज भी दीवार को बोलता हूं कंध, क्योंकि वहां पर वो लोग बोलते थे कंध। खूब सिंधी के अलग अलग वर्ड थे। अब जाके मेरे छूटे हैं कि अब कोई बोलने वाला नहीं तो मेरे छूट गए, वरना पहले मेरे याद है कि वो लहसुन को बोला करते थुम, प्याज को बोलते बसर। तो प्याज को मैंने खूब साल यूं बातचीत की भाषा उनसे बात करता था, यूं कहा होगा, कभी बसर बोला होगा। मैं कोरोना में एक कोई अरबी वेब सीरीज देख रहा था हिंदी में डब करके, तो उस इजराइल की कोई वेब सीरीज थी, हिंदी में डब करके देख रहा था, उसमें वो प्याज को बसर बोल रहा था। मेरा दिमाग पुनः गया, यार उस इलाके में हम प्याज को बसर क्यों बोलते थे? कारण यह था कि अरबों ने सबसे पहले सिंध पर कब्जा किया था, अपने सिंध के टच में थे, इसलिए अरबी के वर्ड आ गए उस भाषा के अंदर। इसलिए वहां पर अपने आज भी प्याज को, हल्दी को बोलते बसार, दूध को कहते खीर, कटोरी को बोलते मुंगरी। आज भी सिंधी यदि आपका कोई दोस्त है, दूध को खीर बोलते हैं। मैं मालवीय नगर रहता था पहले, मालवीय नगर में सिंधी खूब सारे रहते हैं, तो वहां एक सिंधी भैया थे, उनके दूध का बूथ था। मैं एक दिन 3 बजे दोपहर में उठा, मुझे लगा यार चाय पीनी चाहिए, देखा रसोई में दूध नहीं था, मैं पैदल पैदल दूध लेने के लिए गया। वहां पे मेरे जस्ट आगे कोई सिंधी भैया खड़े थे, उन्होंने उन सिंधी भैया से कहा, दूध मांगा, तो
उनकी आवाज तो मुझे नहीं आई, पर उस सामने वाले जो भैया जो दुकान वाले थे उन्होंने कहा खीर था विटीज गया। विटीज गया मतलब गिर गया, खीर मतलब दूध। उन्होंने जैसे उसको कहा खीर था विटीज गया, तो मुझे समझ में आ गया आज भैया के पास दूध नहीं है, तो मैं मुड़ गया। तो उन्होंने, वो मुझे जानते थे, उन्होंने वापस आ लगा, अरे राजवीर क्या हुआ क्या हुआ, कुछ लेने के लिए आया था, रुपए भूल गया क्या, ले जा, यूं ही ले जा, बाद में दे जा। उनको लगा रुपए भूल गया होगा, यहाँ आगे याद आगे रुपए तो लाए नहीं। तो मैंने कहा नहीं भैया, मैं दूध लेने के लिए आया था और आपके पास दूध नहीं है। तुझे क्या पता मेरे पास दूध नहीं है, आपने अभी इनको कहा था ना खीर था विटीज गया। तो मैंने ये सिंधी बोली थी, इतनी आती है मुझे, इसलिए मेरे पीछे भी मैं यहाँ खड़ा रहा हूं तो भी सिंधी में गालियां नहीं निकालनी, मैं समझ जाऊंगा आप क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। तो चीजें, पूजा पद्धति चेंज होती है, आपके मजहब चेंज होते हैं, आपके धर्म चेंज होते हैं, लेकिन आपकी कल्चर कभी भी चेंज। इसलिए दुनिया की सबसे अच्छी रामलीला इंडोनेशिया में होती है। सबसे अच्छी रामलीला, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया है, सबसे बड़ा मुस्लिम देश, सबसे अच्छी रामलीला। तो वाजपेयी का एक पुराना, वाजपेयी जी जो भारत के प्रधानमंत्री थे, उनका एक पुराना वो भाषण सुनिए कि मैं अभी अभी इंडोनेशिया गया था और वहां इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने मुझे कहा कि शाम को एक कार्यक्रम में आना, हम आपको कार्यक्रम दिखाएंगे। और मैं वहां गया, मैंने कार्यक्रम देखा, ये तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे। और उन्होंने कहा ये रामलीला। मैं, रामलीला तुम्हारी कैसे भी, रामलीला तो हमारी है, राम जी हमारे। उन्होंने कहा हम भी तो भारत से आए थे। मैंने कहा तुम तो मुसलमान। उन्होंने कहा धर्म चेंज हुआ है, बाप दादे चेंज थोड़ी हुए हैं। कल्चर कैसे चेंज की जा सकती है, रूट तो वहां पे जाके मिलेगी। तो वाजपेयी उसमें दो है। मैं अफगानिस्तान गया था, अफगानिस्तान वालों ने मुझे जिस होटल में ठहरा, उस होटल का नाम था कनिष्क। मैंने उनसे वापस पूछा कनिष्क तुम्हारा क्या लगता है, कनिष्क तो हमारा था। उन्होंने वापस कहा कि कनिष्क का राज्य अफगानिस्तान तक था, हमारा भी दादा पड़दादा। उसके बाद हमने पूजा पद्धति चेंज कर दी, तो हमारे तरीके थोड़े बदल गए, आपके तरीके थोड़े बदल गए। पहले बड़ी चीज है। तो आज घर पे जाकर दादाजी से पूछेंगे आप क्या आपका, कल मैं बाद में यज्ञ करूंगा आप सबके गोत्र पूछ पूछ के, ठीक है। चलो आगे, इसके बाद अगला लिख, कितने लिख लिया यार, अगला लिखो विदेशी, फॉरेनर्स। जो विदेशी इतिहासकार आए, उन्होंने बाद में अपने चौहानों के लिए नहीं, सारे राजपूतों के लिए कहा कि ये सारे के सारे कौन है, विदेशी। कौन कौन थे एक बार लिखिए, फिर मैं बता देता हूं। अरे बातें नहीं, लिख लिया। ये और जोरदार लोचा है। जब अंग्रेज अपने देश के अंदर आए, हमने ऑब्वियसली अंग्रेजों का विरोध किया। जब हमने अंग्रेजों का विरोध किया, तो अंग्रेजों ने हमसे पूछा कि भाई साहब क्यों, मतलब इतने फूट रहे लोग हैं यार, तुम बाटे लेके खड़े रहते हो हमारे खिलाफ, हमारा विरोध क्यों। तो हमने कहा यार तुम लोग विदेशी हो, तुम दूसरे धर्म के लोग हो, दूसरे देश के लोग हो, हमारे पे यहाँ पे आके राज करने लगे, हम कैसे तुम्हारा राज एक्सेप्ट करें। तो उन्होंने कहा होल्ड होल्ड ब्रो होल्ड, किस लाइन में घुस गए तुम, कैसे। तो कहा भारत पर आज दिन तक राज करने वाले लोग विदेशी थे, कैसे। तो उन्होंने कहा तुम्हारे भारत में सबसे पहले राज किया था आर्यंस ने, वो आए थे मध्य एशिया से। कहां से आए थे, ये छोरी अंग्रेजों की दी हुई है, आर्यंस कहां से आए थे। फिर तुम्हारे देश में राज करने वाले थे शक, हूण और कुषाण, क्या वो तुम्हारे थे, नहीं, वो बाहर से आए थे। फिर उन्होंने कहा फिर तुम्हारे देश में राज करने के लिए अरब, फिर तुम्हारे देश में राज करने के लिए आगे तुर्क, फिर तुम्हारे देश में राज करने के लिए आगे मुगल, फिर तुम्हारे देश में राज करने के लिए आगे अफगान, क्या ये तुम्हारे थे, नहीं। तो उनसे करवा लिया राज, तो हमारे में फिर क्या दिक्कत है, हम आगे बाहर से। और फिर अंग्रेजों ने कहा कि इंडियंस इन राज जैसी टुच्ची चीजों में पड़ते ही नहीं थे, तुम्हारे लक्ष्य ऊंचे थे, तुम्हारा लक्ष्य राज करना, भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त करना, मेटलिस्टिक जीवन तुम जीने वाले लोग नहीं थे, तुम परलोक सुधारने वाले लोग थे। तुम ये देख रहे थे मरने के बाद जीवन का क्या होगा। तुम वो लोग हो जिन्होंने कहा था ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म ना पर, एकमात्र सत्य ब्रह्म है, जगत में जो कुछ दिखाई देता वो झूठ है। ये मम्मी पापा सर कोचिंग आरएस
मिथ्या है, मोह माया है सब। और हमने बाकायदा समझाया कि कई बार ऐसा होता है कि आप अंधेरे में रास्ते रास्ते जा रहे होते हैं और अचानक आप डरते हैं सांप, पर 30 सेकंड बाद आपको पता चलता है अरे रस्सी है। लेकिन 30 सेकंड तक आपने रस्सी को भी क्या माना था? 30 सेकंड तक वो सच था सांप, 30 सेकंड बाद पता चला कि सच नहीं है, वो क्या है? झूठ। कई बार ऐसा होता है कि आप रात को सो रहे होते हैं और अचानक सपने में आपके पीछे एक हाथी दौड़ रहा है, ट्रक आपके पीछे दौड़ रहा है और आप दौड़ रहे हैं आगे, चिल्ला रहे हैं, पसीनों पसीन है पूरे, मम्मी बचा लो मुझे, ट्रक वाला मार देगा। 3 मिनट बाद आपकी आंख खुलती है, आप देखते हो कि नहीं मम्मी पास में ही सो रही है, मेरे पीछे कोई ट्रक नहीं, लेकिन फिर भी आपका गला सूखा हुआ है, आप पानी पीते हैं। मतलब पिछले 3 मिनट का आपका सच ये था कि ट्रक आपके पीछे था। 3 मिनट बाद आपको पता चला कि वो झूठ था, वो सच। कुछ झूठ ऐसे होते हैं जिनका 30 सेकंड में पता चलता है, कुछ झूठ ऐसे होते हैं जिनका 3 मिनट में पता चलता है। ये एक लंबा झूठ है जो आप जी रहे हैं। एक दिन आपको सत्य का ज्ञान होगा और आपको पता चलेगा कि इसमें कुछ भी रखा हुआ एकमात्र सत्य ब्रह्म है, उस ब्रह्म के बारे में हमने जाना नहीं। तो अंग्रेजों ने कहा तुम वो महान लोग हो जो परलोक सुधार रहे थे, जंगलों में बैठ बैठ के तुम रिसर्च कर रहे थे, इसलिए तुम ऋषि कहलाए। तुम रिसर्च करने वाले लोग हो, रिसर्च तुम्हारी अलग प्रकार की थी। और एग्जैक्टली आपने तो उपनिषद पढ़ी, आप इंडियन फिलोसॉफी देखिए, उन्होंने इतने साल पहले ये बताया था कि जीव बनता कैसे है, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, कि संसार चलता कैसे है, क्या मृत्यु के बाद भी जीवन है, जीवन से पहले क्या था, हम कहां से आए थे, हम कहां जाएंगे, कितनी गूढ़ बातें की थी उपनिषद। गुरु के समीप निष्ठा पूर्वक बैठकर इस प्रकार की बातें कर रहे थे वो। अरण्यक जंगल में बैठ के इस प्रकार की बातें कर रहे थे। जंगल में जाने का मतलब है एकांत में बैठ के इन सब चीजों पे डिस्कस किया जाए, इन सब चीजों पे रिसर्च किया जाए। तो अंग्रेजों ने कहा तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है राज करने से, तुम पर हमेशा विदेशियों ने राज किया। तो हमने कहा कि प्लीज एक बीच में क्वेश्चन पूछ ले। हाँ यार, बाकी तुमने जो कहा ना समझ आया, आर्यन, शक, हूण, कुषाण, तुर्क, मुगल, अफगान जीते थे, बाहर से थे। यार राजपूतों ने राज किया था यहाँ पे, वो तो हमारे थे यहाँ के लोकल। अंग्रेजों ने कहा सुनो, बाकी वाले 1 मिनट के लिए हो सकते हैं, तुम्हारे राजपूत तो पक्के तुम्हारे यहाँ के नहीं थे, ये सारे के सारे विदेश से आए हुए। कैसे? तो जेम्स टोड ने पूरी थियरी दी है कि राजपूत सारे के सारे शक और सिथियन है। राजपूत कौन है? शक जो बाहर से आई हुई एक जाति थी, ये शक थे। तो जेम्स टोड कोष्टक में लिखो शक या सिथियन। कोई पूछेगा आपसे, पूछा हुआ सवाल है कि जेम्स टोड ने राजपूतों को क्या बताया था, क्या बताया था? शक या सिथियन। शकों को सिथियन कहते हैं। तो पूछेगा कि राजपूतों को शक या सिथियन बताने वाला कौन था, तो कौन था? जेम्स टोड। और उसने पूरा यूं एग्जाम्पल देके समझाया। उसने कहा देखो मैं बताता हूं आपको, शक अश्वमेध यज्ञ करते थे, राजपूत अश्वमेध यज्ञ करते थे। शक सती प्रथा में विश्वास करते थे, राजपूत सती प्रथा में विश्वास करते थे। शक जो थे वो घोड़ों की पूजा करते, हथियारों की पूजा करते, राजपूत घोड़ों के हथियारों की पूजा करते थे। शक दारू बहुत ज्यादा पिया करते थे, और तुम्हारे वालों के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। तो टोड ने पूरी थियरी दी है कि शकों में राजपूतों में क्या समानता है, जिसके आधार पर मैं कहता हूं कि राजपूत पहले क्या रहे होंगे, शक रहे होंगे। बाद में ओझा जी उनकी रिप्लाई देते हैं। ओझा जी ने रिप्लाई दिया कि यदि तुम्हारा यह कहना है कि अश्वमेध यज्ञ शकों ने हमें सिखाया था, फिर रामायण में भगवान राम कर रहे हैं वो क्या है? रामायण तुम्हारे शकों से तो पुरानी होगी यार हमारी, और हमने तो उसमें ही पढ़ लिया था कि अश्वमेध यज्ञ किया भगवान राम ने, घोड़ा छोड़ा, लव कुश ने पकड़ा, तो हमारे तो वही हो गया था। सती प्रथा यदि तुम ये कहते हो कि शकों ने राजपूतों को सिखाई, फिर महाभारत में राजा पांडु के 2 रानियां थी, एक थी कुंती और एक थी माद्री। कुंती के 3 बेटे हुए, अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर, और माद्री के 2 थे, नकुल और सहदेव। पर राजा पांडु जब मरे तो माद्री उनके साथ सती हो गई, इसलिए 500 बाद में कुंती के पास ही रह गए, इसलिए 500 की मम्मी का नाम हम कुंती देखते हैं। माद्री यदि सती हो रही है, इसका मतलब सती प्रथा के बारे में हम जानते तो थे, ये बताने की आवश्यकता तो। और यदि तुम ये कहते हो कि घोड़ों की पूजा हमें शकों ने सिखाई, तो हमारे तो यज्ञ का नाम अश्वमेध है, तो अश्व की पूजा करने के बाद ही तो यज्ञ कर रहे हैं हम। यदि तुम कहते हो कि हथियारों की पूजा हमें सिखाई, तो हम तो कहते हैं साहब हथियारों की पूजा का पूरा त्योहार है हमारा दशहरा, और हम दशहरे के लिए कहते हैं कि तब से है जब भगवान राम रावण को मार देते हैं, इसका मतलब बहुत पुराना है।
यदि तुम कहते हो कि सूर्य की पूजा हमें शकों ने सिखाई, तो हमारी सबसे पुरानी किताब है ऋग्वेद, और ऋग्वेद में सबसे अधिक किसी की पूजा की बात है तो वो हमारे सूर्य की है। हमने उस सूर्य को ऋग्वेद में बार बार कहा है अदिति। क्या कहा है? और ये नाम कितना पॉपुलर हुआ होगा कि आज भी हम गांव के अंदर इसको यही बोल रहे हैं। अब संडे को क्या बोल रहे हो आज भी? बताई थी मैंने दिन आपको पूरी बात है। रविवार, रवि मतलब सूर्य, हम उसको अदिति कह रहे हैं आज भी। अदितिवार 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 करते करते अपने अदितवार पर आ गए, अदितवार से दीतवार बना लिया आपने। और हमने कहा कि अब शक बताएंगे हमें कि दारू कैसे पीनी है। ऋग्वेद में 9 चैप्टर हैं, उनमें जो 10 चैप्टर है उनमें से जो 9वां चैप्टर है वो सोम देवता को समर्पित है पूरा। 144 श्लोक है। हमने उसमें यह भी बताया कि ठेका कहां पर है। मूजवंत पर्वतमाला पर शराब मिलती है, यह भी बताया। और 8वें चैप्टर में ऋषि कण्व कहते हैं कि सोमरस पीने के बाद मैंने देवताओं को जान लिया था तथा अमृतत्व को प्राप्त कर लिया था। और आज भी हमारा हर बंदा ये मानता है कि सोमरस लेने के बाद वो देवताओं को जानता नहीं है, वो अपन इस भगवान वाला फील लेता है। और प्रत्येक बंदा सोमरस ग्रहण करने के बाद आज भी मानता है कि मैं मरूंगा, इसलिए वो खुद लड़खड़ाता है, फिर भी वो कहता है कि गाड़ी भाई चलाएगा। लेकिन भाई से खुद से नहीं चला जा रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि मौत मेरा कुछ भी बिगाड़े। यार तुम सिखाओगे, मतलब दारू के बारे में हमें तुम बताओगे? हम जैसे दारू के बारे में तो जानते ही। बीच में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं। क्यों ज्यादा होते हैं? कि शराब पी की गाड़ियां चलाते हैं। तो क्या किया जाए कि हाईवे पर कोई भी ठेका, तो क्या करें कि हाईवे के 500 मीटर के दायरे में भी कोई ठेका नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं, 500 मीटर दूर बना सकते हैं, कहां बना लो। इससे कैसे रुकेंगे कि एक होता है नॉर्मली बंदा गाड़ी लेके जा रहा है, अचानक ठेका देखा, रुका, ले लिया उसने वहां से। अब 500 मीटर दूर होगा तो बंदा सोचेगा यार अंदर कौन जाए, हमें। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम ये भी नहीं लिख सकते कि यहां पे शराब की दुकान है, दिखेगी नहीं, तो कैसे जाओगे? तो हमने कुछ ही नहीं किया, हमने एक बोर्ड लगाया, लिखा दुकान इधर है। किसकी दुकान है हमने, फिर भी हमें समझ में आया। मेरे एक दोस्त है, वो हंसते हैं कि ये तो इन्होंने लिख दिया दुकान इधर है। यदि ना लिखे केवल तीर का निशान लगा देते तो भी हम समझ जाते कि तीर का निशान क्या कहना चाहता है। मैं एक दिन बीकानेर से आ रहा था, रास्ते में सर्दियों का समय था, साथ में एक स्टूडेंट ही कोई और था, तो उसने कहा सर बीच में चाय पी लेते हैं। तो पीते हैं, बीच में रुके कहीं पे चाय पीने के लिए। वहां पे दुकान का नाम था जय भवानी टी स्टॉल, ऐसा कुछ नाम था। हम दोनों चाय पी रहे थे, तो वहां पे लिखा था कि असली जय भवानी अंदर है। उस बेचारे ने कतई नहीं लिखा कि अंदर शराब मिलती है, पर उसने कहा कि भाई साहब ठंड इससे नहीं मिटेगी तुम्हारी, तुम थोड़ा अंदर पधारो, ठंड हम ढंग से मिटा देंगे तुम्हारी। तो वो बात है। तो जेम्स टोड भले ही कह के गया था, पर हमारे ओझा जी ने रिप्लाई दिए। पर फिर भी अंग्रेजों के साथ ये समस्या थी कि वो अपने राज को कैसे जस्टिफाई करते, वो कैसे कहते कि विदेशियों का राज भी सही है। इसलिए उन्होंने कहा कि पहले भी राज करने वाले थे वो कौन थे, विदेशी। क्योंकि अपने राजस्थान पढ़ रहे हैं इसलिए हम पढ़ते हैं कि चौहानों को विदेशी कहने वाले कौन कौन थे। तो कौन कौन है बताओ? जेम्स टोड, विलियम क्रुक और विंसेंट स्मिथ। दोहरा तो कौन कौन है ना। जेम्स टोड तो यहां तक बात जोड़ता है कि अग्निकुंड वाली थियरी तुम्हारी इसीलिए है कि ये बाहर से आए हुए लोग थे, तुम्हारे किसी ऋषि ने यज्ञ करके उनको शुद्ध करके कह दिया कि अब तुम इंडियन हो। ये शक और सिथियन रहे होंगे, पर बाद में तो तुम लोगों ने विरोध किया होगा कि नहीं नहीं ये बाहर के हैं, बाहर के हैं। फिर किसी ऋषि ने कहा होगा लो बैठो रे, आज शुद्ध करते हैं, गंगा जल के छिंटे मारे, ओ आज के बाद तुम सारे के सारे भारतीय हो, हिंदू हो, तुम्हारा शक और सिथियन से कोई लेना देना। तो अग्निकुंड वाले सिद्धांत तुम्हारे इसलिए बने हुए। अपने सिंपल इतना याद रखना कि राजपूतों को शक या सिथियन बताने वाला कौन था? कौन था? जेम्स। एक और लिखते हैं, एक थियरी और पढ़ते हैं। लिखो इंद्र के वंशज, डिसेंडेंट ऑफ इंद्र, डिसेंडेंट ऑफ इंद्र, इंद्र के वंशज। ऐसा एक अभिलेख मिला हमें, रायपाल का सेवाड़ी अभिलेख। सेवाड़ी पाली में एक जगह पड़ती है, सेवाड़ी के अंडरलाइन करना। मैं आगे सेवाड़ी में एक मंदिर पढ़ाऊंगा आगे आपको, तो वहां वापस पूछूंगा मैं सेवाड़ी के बारे में। जैनों का मंदिर है सेवाड़ी में, एक सेवाड़ी इंस्क्रिप्शन ऑफ रायपाल। रायपाल नाम का कोई राजा है, उसके सेवाड़ी अभिलेख में चौहानों को क्या बताया गया? इंद्र का वंशज। सेवाड़ी पाली में
बाकी जैन मंदिर की बात करेंगे, भूमिज शैली का पहला मंदिर है वो राजस्थान का मंदिर, पढ़ेंगे तब अलग से पढ़ेंगे उसके बारे में। ये 6 बातें याद करनी है। वापस में आता हूं, चौहानों को अग्निवंशी की थ्योरी देने वाला बंदा कौन था? चंद्रबरदाई। ऐसा वो कौन सी किताब में देता है? पृथ्वीराज रासो। कौन से पर्वत पर? आबू। कौन यज्ञ कर रहे थे? वशिष्ठ। अग्निकुंड से कितने वंश उत्पन्न हुए? 4। कौन कौन से? इनमें भी सबसे लास्ट में कौन है? इसका समर्थन और कौन कौन करते हैं? मोहनोत, नैणसी और सूर्यमल। 3 किताबें चौहानों को सूर्यवंशी बताती है। पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, हमीर एक राजा का अभिलेख उनको सूर्यवंशी बताता है। विगराज चतुर्थ का अजमेर, एक अपने सबसे अच्छे इतिहासकार उनको सूर्यवंशी बताते हैं। गौरी शंकर हीराचंद ओझा। 2 अभिलेख चौहानों को चंद्रवंशी बताते हैं, एक हरियाणा से मिला है, एक अचलगढ़ वाले किले से अचलेश्वर अभिलेख। 2 अभिलेख चौहानों को ब्राह्मण बताते हैं, एक तो भीलवाड़ा का आपका बिजोलिया, एक सिरोही का आपका चंद्रावत। एक बुक उनको बताती है, कौन सी बुक है? कायम रासो, जो किसने लिखी थी? न्यामत खां। न्यामत खां किस नाम से लिखते थे? जान कवि। और एक इतिहासकार उनको बताते हैं, दशरथ शर्मा। 3 राइटर जो उनको विदेशी बताते हैं, वो तीनों खुद भी विदेशी है। क्या क्या नाम है? जेम्स टोड, विलियम क्रुक, विंसेंट स्मिथ। और एक अभिलेख उनको इंद्र का वंशज बताता है, वो कौन सा है? रायपाल का। ये क्या पढ़ रहे थे हम? चौहानों की उत्पत्ति। अब उत्पत्ति हुई कहां? लिखो उत्पत्ति स्थल, ओरिजिन प्लेस। ये ना भैया ना, यहां से खूब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप पुराने पेपर उठा के देखोगे तो आप देखोगे कि यहां से यूं लगातार कई बार क्वेश्चन पूछे हुए। अगला लिखो उत्पत्ति स्थल। इनका उत्पत्ति स्थल माना जाता है सपादलक्स। क्या माना जाता है? लिख लो सपादलक्स। मैं बता दूंगा क्या है, एक बार तो आप लिख लो सपादलक्स। चौहानों का उत्पत्ति स्थल क्या माना जाता है? कहां रहा होगा सपादलक्स? ऐसा माना जाता है सांबर झील के चारों तरफ का जो इलाका, उसको क्या बोलते थे? लिखो कोष्टक में लिखो, सांबर झील के चारों तरफ का क्षेत्र, सराउंडिंग एरिया ऑफ लेक सांबर। सांबर झील के चारों तरफ का क्षेत्र, सराउंडिंग एरिया ऑफ लेक सांबर। सांबर झील है, सांबर झील के चारों तरफ का क्षेत्र, सराउंडिंग एरिया ऑफ लेक सांबर। अब सुनो, देखो तो इसका अर्थ क्या हुआ सपादलक्स का? सपाद का मतलब होता है सवा, लक्स का मतलब होता है लाख। क्या मतलब हुआ? सांबर झील के आसपास ऐसा कोई इलाका रहा होगा, इस झील के चारों तरफ का इलाका रहा होगा, जहां से 1.25 लाख रुपए इनकम होती होगी। वह क्षेत्र जहां से 1.25 लाख की इनकम होती है, उस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा? सांबर झील के आसपास रहा। हो सकता है ये रहा उनके पास 1.25 लाख बीघा जमीन रही हो। क्या पता पैसे के लिए 1.25 लाख बोला है, या जमीन के लिए बोल सकते हैं। 1.25 लाख बीघा जमीन है, 1.25 लाख बीघा जमीन रही होगी, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? पर कुल मिला के जो भी सपादलक्स था, किसी भी वजह से सपादलक्स बोलते होंगे, कौन सी झील के पास था? आई बात समझे? इनकी राजधानी थी अहिछत्रपुर। राजधानी कौन सी थी? लिखो राजधानी, कैपिटल। अहिछत्रपुर। राजधानी कौन सी थी? आज का नागौर। आज के हिसाब से बोले तो लिखो कोष्टक में नागौर, फिर मैं और जोरदार बात बता रहा हूं। लिखो नागौर। अभी देखो मैंने एक बात बोली कि हमारी पुरानी कहानियां, हमारे पुराने किस्से, हमारी पुरानी बातें वो सीधी नहीं है, उनमें संकेत है। आप चाहो तो उनका सीधा समझोगे तब तो बात का बतंगड़ बना दोगे, आप उनको संकेतों के माध्यम से जैसा वो कहना चाहते हैं उसमें थोड़ा बहुत जाके समझोगे, ज्यादा अच्छे समझ में आएगी। हम ये कहते हैं कि अहिछत्रपुर को आज कहते हैं नागौर। ऐसा नहीं है, उसको तब भी नागौर ही बोलते होंगे। ऐसा नहीं है कि किसी टाइम में इसको अहिछत्रपुर बोलते हो और अचानक हमने इसको क्या कहना शुरू कर दिया ना, तब भी इसको नागौर ही कहते होंगे। लेकिन अभिलेखों में या किताबों में इसका एक नाम और मिल जाता है, और वो नाम क्या मिल जाता है? कुंभा के 2 अभिलेख बताए मैंने आपको, कुंभलगढ़ प्रशस्ति और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति बताए थे। उनमें नागौर का नाम लिखा हुआ है नागपुर। क्या लिखा हुआ है? तो आप कहोगे सर ये तो नजदीक ही हो गया, नागौर को किसी ने नागपुर कह दिया, इतना ही तो हुआ, कोई बात नहीं सर। पर अहिछत्रपुर तो सर पूरा अलग हो जाता है। क्या वर्ड है?
मतलब होता है नाग, सांप। अही का मतलब क्या होता है? अहिपुर, अहि छतरपुर, नागपुर, नागौर। कुल मिला के इस तरफ इशारा तो करता है कि यहाँ पे कोई नाग वंश है। कौन सा रहा होगा? अहि छत्र, सांप का छत्र जहां पर हो, जो सांप संभालता हो। अब हम वापस कर देंगे सर, सांप तो कैसे संभालता है? कोई नागवंश के लोग रहे होंगे, नागवंश का राजा रहा होगा, वो संभालता होगा इसको। और अपनी पुरानी खूब सारी किताबों में इस प्रकार के नाम मिलते हैं। मैं और एक एग्जांपल देता हूं। एक नाम यदि कभी आपने सुना हो तो सुनते? क्या शब्द है? हस्तिन। हस्तिन का मतलब हाथी। हस्तिन का मतलब, मैंने इसी हस्तिनापुर का नाम कई किताबों में देखा है। हस्तिन को रिप्लेस कर दिया, पर्यायवाची। सांप का अहि, सांप को नाग, तो हस्तिन को गज। मैंने इसी हस्तिनापुर का नाम कई जगह देखा है। हाथी को नाग भी कहते हैं, नाग सांप को भी कहते हैं। नाग है, उसने हस्तिनापुर को हस्तिनापुर भी लिखा, हस्तिनापुर को उसने गजपुर भी लिखा, हस्तिनापुर को उसने। ये ठीक वैसा ही है कि आपका कोई दोस्त है कमल और आप उसको एक दिन कहो राजीव, आप एक दिन उसको पंकज, आप एक दिन उसको जो जलज। आप सेम नाम ले रहे हो, आप उसके अंदर किसी प्रकार का कोई भी चेंज। ऐसे खूब सारे नाम। और ये हमारे वो जो भी राइटर रहे होंगे कितने इंटेलिजेंट है, कितने पर्यायवाची आते हैं। जो संस्कृत हिंदी लिखने वाला जो कोई बंदा था उसने कहा क्यों बार बार हस्तिनापुर लिखना है? मैं जानता हूं हस्ती मतलब हाथी, मैं इसको गज लिखूंगा। मैं आज इसको गज नहीं लिखूंगा, मैं इसको आज नाग लिखूंगा। कहानियां आपने ये भी कहती है कि महाभारत का युद्ध होता है। महाभारत का युद्ध होने के बाद में जब सब मरमुरा गए, युधिष्ठिर ने कहा भाई मैं तो राजा नहीं बनूंगा, इतने लोग मरे हैं तो मेरा अब राजा बनने का जीव। अर्जुन के बेटे अभिमन्यु, अभिमन्यु के बेटे थे परीक्षित। कौन थे? तो हस्तिनापुर के सम्राट बनाए गए परीक्षित, महाराज परीक्षित सम्राट बनाए गए। कहानियां आपने ये कहती है कि परीक्षित को एक सांप खा गया था। परीक्षित क्या खा गया था? हम कहते हैं उस सांप का नाम था तक्षक। क्या नाम था? परीक्षित की डेथ हो गई, परीक्षित का बेटा बनता है जनमेजय। कौन बेटा है? जनमेजय सारे सांपों को इकट्ठा करके जला देता है। ऐसी कहानी, यज्ञ किया, यज्ञ करके उनको जला। कहानी ये नहीं है। परीक्षित की लड़ाई किसी नागवंश के साथ हुई है जिनका राजा तक्षक है। उस तक्षक नाम के राजा ने जो कि नागवंश का परीक्षित को हराया होगा, मार दिया होगा। परीक्षित का बेटा जनमेजय इसका बदला लेना चाहता होगा, इसलिए उसने उन सारे यज्ञ किया होगा, देवताओं से कहा होगा कि मुझे सफल करो। वो नागों से लड़ने के लिए, नागवंश के लोगों से लड़ने के लिए गया होगा, उसने उन सबको वापस मारा होगा। कहानी को यज्ञ सेन, सांप सेन जोड़ दिया, इसलिए अपने लगता है सांप ही था, सांपों को इकट्ठा करके जलाया होगा। वो सारे के सारे लोग रहे होंगे, नागवंश के लोग रहे होंगे, इसलिए बाद में उनको नाग ही लिख दिया गया, नागों को एक साथ जला दिया था। आदमी है, सैनिक है। जनमेजय के लिए कहते हैं कि जनमेजय को अंतिम समय में कोढ़ हो गई थी। क्या हो गई थी? कोढ़, कुष्ठ रोग, लेप्रेसी। कुष्ठ रोग होता है कि जनमेजय को अंतिम समय में कोढ़ हो गई थी। नागौर में एक जगह पड़ती है डेगाना। कौन सी जगह है? डेगाना के पास में एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है जाना जी की पहाड़ी। क्या नाम पहाड़ी का? कहते हैं उस पहाड़ी पे जनमेजय रुका था। वहां पास में एक तालाब है, कहते हैं इस तालाब के अंदर जनमेजय नहाया, तब उसका कोढ़ झड़ गया था, उसकी कोढ़ समाप्त हुई थी। उस पहाड़ी पर बाद में जनमेजय ने तपस्या की, इसलिए पहाड़ी का नाम जनमेजय की पहाड़ी। जनमेजय को हमने सम्मान से जाना जी कह दिया, इसलिए जाना जी की पहाड़ी। जनमेजय इधर आया है कुछ ना कुछ करने के लिए, इसका मतलब इधर नाग रहते होंगे, इसलिए इस इलाके का नाम नागौर है। वो नागवंश रहा होगा। उन नागों के राजा का नाम क्या है? तक्षक। क्या नाम है? हम बाद में हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि नागौर में किसी समय टाक नाम के राजपूत थे। तक्षक और टाक भी एक जैसा है। हम ये कहते हैं वो टाक बाद में मुसलमान बन गए थे, पालनपुर चले गए थे। गुजरात के अंदर पालनपुर जो जगह पड़ती है वहां पर चले गए थे। पालनपुर वाले नवाब साहब आज भी ये कहते हैं कि हम पहले टाक राजपूत थे, बाद में मुसलमान हुए हैं। कहानियां कितनी जुड़ती है, बशर्ते हम उनके अंदर घुसे, हम उनके अंदर जाएं। पर न तो अपने को घुसने की आवश्यकता है, न जाने की। अपने को 2 नंबर चाहिए।
वो 2 नंबर इसलिए मिलेंगे कि चौहाना का उत्पत्ति स्थल कौन सा था? सपादलक्स। वो कौन सी झील के आसपास का इलाका है? और उसकी राजधानी कौन सी थी? मैं इसलिए ये बता देता हूं आपको कि ये कभी नहीं कहना कि नागौर का पुराना नाम अहिच्छत्रपुर था ना। नागौर का एक और नाम अहिच्छत्रपुर है। उस समय भी वो लोग इसको नागौर भी बोलते होंगे, लेकिन थोड़ा स्टाइलिश लगे संस्कृत में अहिच्छत्रपुर। क्यों हम नागौर नागौर करें इसको? बोलचाल की भाषा अलग, लिखने की भाषा आज भी तो है। मैं आप में से किसी को कहूं कि यार कितना टाइम हो गया, और आप मुझे कहते हो अरे सर 4:45 हो गए। आपको कतई बुरा नहीं लगता कि मैंने आपको बोला कितना टाइम हो गया, पर मैं लिखूं कितना टाइम हो गया, आप कहोगे सर कितना नहीं कितना। कितना क्या होता है? वर्ड ही नहीं। टाइम नहीं सर, समय है। हो गया नहीं सर, हिंदी कहती हो चुका है। कितना समय हो चुका है। लिखने का तरीका अलग, बोलने का तरीका, बोलने में नागौर, लिखने में अहिच्छत्रपुर। इंटेलिजेंसी दिखती है ना। मैंने आपको 100 बार ये क्लास के अंदर कहा होगा यार मैं जैसा बोलूं वैसा मत लिखा करो। मैं कहता हूं महमूद खिलजी ने कुंभा को हराया या कुंभा ने महमूद खिलजी को हराया, तुम लिखा करो यार कुंभा ने महमूद खिलजी को पराजित किया। तुम लिखो ना कभी कि सांगा ने महमूद खिलजी सेकंड को मात दी थी। तुम कभी लिखो कि सांगा ने इब्राहिम लोदी को लगातार 2 युद्धों में शिकस्त प्रदान की थी। तुम लिखो ना कि सांगा ने दिल्ली, मालवा तथा गुजरात को नेस्तनाबूद कर दिया था। तुम ज्यादा इंटेलिजेंट लगोगे। तो चीजें बोलने में अलग है, लिखने में, बोलने में रहा होगा नागौर, लिखने में वो क्या रहा होगा? फिर मैंने आपको हस्तिनापुर वाला बताया, इसको हस्तिनापुर भी कहते हैं, इसको गजपुर भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? भले बड़ी बात। अब चौहानों ने कहां कहां राज किया था? लिखो चौहान रियासतें, चौहान स्टेट्स। मैं एक बार जैसा कहूं वैसा उतार ले, फिर अपने एक एक पढ़ेंगे। क्या क्या नाम बताओ देखे? सांभर, रणथंभौर, नाडोल, जालोर, सिरोही, बूंदी। सुनना देखो, अभी मैंने बताया चौहानों का उत्पत्ति स्थल कहां था? सांभर। कहां पे था? सांभर। तो पहला राज्य कहां स्थापित हुआ होगा? सांभर में एक कोई राजा बना, उसका बेटा, पोता, पड़पोता, सड़पोता कहां पे राज करते रहे? सांभर। वही ब्रांच आ गई अजमेर। वही ब्रांच कहां आ गई भाई? ऐसा हुआ होगा कि पहले राज्य रहा होगा इतना, तो राजधानी कौन सी थी? सांभर। अब राज्य बढ़ के हो गया इतना, तो यहां बैठ के यहां कंट्रोल नहीं होता ना, तो इन्होंने राजधानी यहां लेके आए होंगे। ये अजमेर है, पहले सांभर है, साम्राज्य के विस्तार के साथ साथ उनकी राजधानी कहां पर आ गई? अजमेर। तो सांभर वाली सेम ब्रांच अजमेर आई है, चेंज उस ब्रांच के अंदर नहीं हुआ। अजमेर के अंदर जब चौहानों का राज्य समाप्त हो गया, तो इनका एक बंदा चला गया रणथंभौर। कहां चला गया? सांभर वाली सेम ब्रांच कहां पर आई? अजमेर। अजमेर से बाद में एक बंदा कहां चला गया? रणथंभौर। मूल ब्रांच कहां थी इनकी? जब ये सांबर रहते थे तब इनके पास कुछ बंदे आए, और उन बंदों ने आगे कहा कि भाई राजा को आके कहा कि एक राजकुमार हमारे साथ भेजो, हमारे लूटपाट होती है। सांबर के राजा ने अपने एक राजकुमार को उनके साथ भेज दिया। वो जिस जगह गया उस जगह का नाम है नाडोल। क्या है? तो सांबर से एक ब्रांच कहां चली गई? सांबर वाली सेम ब्रांच तो कहां पर गई? अजमेर। अलग ब्रांच कहां पर गई? नाडोल। नाडोल से एक ब्रांच चली गई जालोर। जालोर से एक ब्रांच चली गई सिरोही। सांबर से नाडोल,
नाडोल से जालोर, जालोर से, समझ में आ गई। सांबर से एक ब्रांच कहां गई? नाडोल। नाडोल से एक ब्रांच चली गई बूंदी, कहां चलेगी? बूंदी से चलेगी कोटा। आ गया। मूल ब्रांच कौन सी? वो सेम ब्रांच कहां गई? अजमेर से कहां गए? रणथंभौर। सांबर से एक ब्रांच कहां गई? नाडोल। नाडोल से कहां गए? जालोर। जालोर से कहां गए? सांबर से एक ब्रांच कहां गई? नाडोल। नाडोल से वो कहां गए? बूंदी। बूंदी से कहां गए? इन सब जगह किसने राज किया? आपको ये पूछ ले, इनमें से कौन से स्थान पर चौहानों ने राज नहीं किया था? कोटा, बूंदी, जालोर, बीकानेर, है ना। इनमें से कहां कहां पे राज किया था? तो बता सकते हैं कहां कहां किया, बता दो। सांबर, रणथंभौर, नाडोल, जालोर, सिरो। एक एक का पोस्टमार्टम करे। लिखो सांबर या अजमेर का इतिहास। हिस्ट्री ऑफ सांबर या अजमेर लिख लो। यहां पर चौहान वंश का शासन था, चौहान डायनेस्टी रूल्ड हियर। यहां पर चौहान वंश का शासन था, चौहान डायनेस्टी रूल्ड हियर। कौन से वंश का शासन था? चौहान वंश का शासन था। अब राजा पढ़ ले। पहला बंदा लिखो, वासुदेव। पहला बंदा कौन है? वासुदेव। एक राइटर है जिनका नाम है राजशेखर। राइटर का नाम क्या? और राजशेखर ने एक बुक लिखी थी, बुक का नाम है प्रबंध कोश। क्या नाम बुक का? किसने लिखी प्रबंध कोश? इस बुक के अंदर ये लिखा हुआ कि वासुदेव ने 551 ईस्वी में, कब? सांबर में चौहान राज्य की स्थापना की। कहां पर चौहान राज्य की स्थापना की? कौन कहता है ऐसा? राजशेखर। अपनी कौन सी बुक में? किसने स्थापना की? कब स्थापना की? कहां स्थापना की? किसकी स्थापना की? राजशेखर की पुस्तक प्रबंध कोश के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बुक प्रबंध कोश ऑफ राजशेखर, राजशेखर की पुस्तक प्रबंध कोश के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बुक प्रबंध कोश ऑफ राजशेखर, राजशेखर की पुस्तक प्रबंध कोश के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बुक प्रबंध कोश ऑफ राजशेखर, इसने 551 ईस्वी में सांबर में चौहान राज्य की स्थापना की थी। एस्टैब्लिश चौहान स्टेट एट सांबर इन 551 AD। इसने 551 ईस्वी में सांभर में चौहान राज्य की स्थापना की थी। एस्टैब्लिश्ड चौहान स्टेट एट सांभर इन 551 AD। इसने 551 ईस्वी में सांभर में चौहान राज्य की स्थापना की थी। कब स्थापना की थी? बिजोलिया वाला अभिलेख है जिसमें चौहानों को ब्राह्मण बताया हुआ है, उसमें यह लाइन भी लिखी है कि वासुदेव ने सांबर झील का निर्माण करवाया। वासुदेव ने किसका निर्माण करवाया? संभव तो यह रहा होगा कि उसने यहां से नमक निकालना शुरू कर लिया होगा। झील तो नहीं होगी पहले, और उसने यहाँ पे कामकाज वगैरह शुरू कर लिया, इसलिए अभिलेख में लिख दिया गया कि इसने कौन सी झील का निर्माण करवाया? सांबर। लिख लो। बिजोलिया अभिलेख के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बिजोलिया इंस्क्रिप्शन, बिजोलिया अभिलेख के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बिजोलिया इंस्क्रिप्शन, इसने सांबर झील का निर्माण करवाया था। ही बिल्ट लेक सांबर। इसने सांबर झील का निर्माण करवाया था। ही बिल्ट लेक सांबर। अगला राजा लिखो, गुवक फर्स्ट। अगला राजा कौन है? गुवक फर्स्ट। अब सुनो, देखो, अब चौहानों ने अपना राज्य स्थापित किया होगा, तो ये तो नहीं रहा होगा ना कि स्थापित करते ही बहुत शक्तिशाली हो गए होंगे, बड़े कमजोर रहे होंगे, कोई और शक्तिशाली रहे होंगे।
जब चौहानों ने राज्य स्थापित किया था तब शक्तिशाली थे प्रतिहार। यहाँ पर शक्तिशाली कौन थे? भीनमाल राजधानी हुआ करती इनकी, और भीनमाल में वहां पे शक्तिशाली वंश है, वंश कौन सा इनका? प्रतिहार। तो ये जो चौहान थे शुरुआत में, ये इन प्रतिहारों के सामंत थे। क्या थे प्रतिहारों के? कौन? चौहान। किसके सामंत थे? प्रतिहार। सामंत समझ गए? मतलब चौहान प्रतिहारों को टैक्स देते। चौहान क्या करते हैं? प्रतिहारों को टैक्स। प्रतिहारों में एक राजा बना नागभट्ट सेकंड। कौन बना? किसका राजा बना? प्रतिहारों। उसके दरबार में चौहान जो राजा रहता है, नागभट्ट सेकंड के दरबार में जो चौहान राजा रहता है वो कौन था? कौन था? इवन नागभट्ट फर्स्ट गुवक, नागभट्ट सेकंड गुवक फर्स्ट को उपाधि देता है वीर। कौन सी उपाधि देता है? तो कहता है कि भाई गुवक प्रथम वो क्या है? वीर। इसका मतलब गुवक प्रथम शक्तिशाली रहा होगा, उसने नागभट्ट को कोई युद्ध जिताया होगा, तो उसने गुवक को क्या कह दिया? वीर। तो गुवक को लगा अच्छा वीर मैं हूं, युद्ध मैं जिताता हूं। तो उसने नागभट्ट सेकंड को बुला कहा कि भाई साहब आज के बाद अपना आपस में कोई लेना देना, हमने इतने दिन तुम्हें टैक्स दिया लेकिन अब तुम्हें हम कोई भी टैक्स। नागभट्ट सेकंड ने कहा मैं समझा नहीं क्या करना चाहते। उसने कहा इजी है, तलाक। तलाक। तो चौहानों का पहला राजा जिसने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया था वो कौन था? इससे पहले ये लोग किसके अधीन थे? ये खुद किस दरबार में था? उसने इसको क्या उपाधि दी थी? लेकिन बाद में इसने नागभट्ट सेकंड की अधीनता मानने से, समझ में आ गई बात? देखो, यह पहला स्वतंत्र चौहान राजा था। ही वॉज फर्स्ट इंडिपेंडेंट चौहान किंग। यह पहला स्वतंत्र चौहान राजा था। ही वॉज फर्स्ट इंडिपेंडेंट चौहान किंग। अब लाइन चेंज करके लिखना। इससे पहले चौहान प्रतिहारों के सामंत थे। अर्लियर चौहान्स वर फ्यूडल लॉर्ड्स ऑफ प्रतिहार्स। इससे पहले चौहान प्रतिहारों के सामंत थे। अर्लियर चौहान्स वर फ्यूडल लॉर्ड्स ऑफ प्रतिहार्स। चौहान प्रतिहारों के सामंत थे। अर्लियर चौहान्स वर फ्यूडल लॉर्ड्स ऑफ प्रतिहार। प्रतिहार्स। लाइन चेंज करके लिखो। प्रतिहार राजा नागभट्ट सेकंड ने, प्रतिहार किंग नागभट्ट सेकंड, प्रतिहार राजा नागभट्ट सेकंड ने, प्रतिहार किंग नागभट्ट सेकंड, नागभट्ट सेकंड ने इसे वीर की उपाधि दी थी। गेव टाइटल ऑफ वीर टू हिम। इसे किसे? गुवक को। इसे वीर की उपाधि दी थी। गेव टाइटल ऑफ वीर टू हिम। इसे वीर की उपाधि दी थी। गेव टाइटल ऑफ वीर टू हिम। लेकिन कालांतर में, बट लेटर ऑन, लेकिन कालांतर में, बट लेटर ऑन, इसने प्रतिहारों की अधीनता मानने से मना कर दिया था। या इसने नागभट्ट सेकंड की अधीनता मानने से, कुछ लिख लो, इसने प्रतिहारों की अधीनता मानने से मना कर, ज्यादा अच्छा होगा भाई, प्रतिहारों से अधीनता अलग हुई तो याद रहेगा। इसने प्रतिहारों की अधीनता मानने से मना कर दिया था। ही डिनाइड सुप्रीमेसी ऑफ प्रतिहार्स। इसने प्रतिहारों की अधीनता मानने से मना कर दिया था। ही डिनाइड सुप्रीमेसी ऑफ प्रतिहार्स। इसने प्रतिहारों की अधीनता मानने से मना कर दिया था। तो पहला चौहान राजा जो प्रतिहारों की अधीनता मानने से मना करता है कौन था? कौन से प्रतिहार के टाइम की बात है? नागभट्ट सेकंड। नागभट्ट सेकंड ने इसको क्या उपाधि दी थी? इसका मतलब ये शक्तिशाली है, तो इसने उनकी बातें मानने से क्या कर दिया? कल पढ़ेंगे बाकी।